नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall। तो बड़ी बढ़िया बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हो, तो अगर उस गोल में आपकी हार होती है ना, तो आपकी जब ग्रेटेस्ट ग्लोरी वो तब होगी, मतलब आपका प्राइड मोमेंट तब होगा जब आप दोबारा से उठते हो। जब आपकी एक बार हार हो गई, दोबारा से आप अपने आप को तैयार करते हो, खड़े होते हो, दोबारा से लड़ाई के मैदान में ना आने के लिए आप जो है तैयार हो जाते हो कि मैं अब दोबारा से फाइट करूंगा। तो जो भी आपका गोल है, जिस भी कैटेगरी में, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस गोल को आप अचीव करोगे। ओके, बशर्ते आपके पास उस गोल के प्रति टैलेंट होना चाहिए। ओके, उसी टैलेंट को आपने शार्प करते रहना है, और शार्प तब तक करते रहना जब तक आपको खुद से सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि हाँ, मैं इस फील्ड में अभी जो है ना आगे बढ़ने के काबिल हो चुका हूँ। और आगे बढ़िए। और जो बंदा जिंदगी में कोई किसी तरीके के यहाँ पर गोल गोल रखकर नहीं चल रहा है ना, उसने वो बंदा कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं करता। ओके, और जब तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, ओके, जब तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, अगर ये सोचोगे कि मैं जिंदगी में कभी हारा ही नहीं हूं, तो वो बातें जो है ना आपको वीक कर देंगी, कमजोर कर देंगी। ऐसी इंटेंशन, ओके, ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाकर नहीं चलनी है। ओके, प्रॉब्लम प्रॉब्लम के साथ जूझना है, सोल्यूशन निकालना है, आगे बढ़ना है। और हार होती है, एक ही बार में जो है ना विजेता नहीं बन जाता कोई भी। बहुत बार हार होती है। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स, अगर आप उनका नाम देखो जो आप आज विजेता रहते हैं, ओके, या फिर एक्टर्स हैं, या किसी भी फील्ड में उनका स्ट्रगल है, वो बहुत बार हारे हैं, फिर जाकर उनको पहचान मिलती है। ओके, तो आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है, और जो भी गोल है ना उसको अचीव करना ही करना है। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत हमेशा कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होता है, उसके बाद फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड लास्ट में होता है शीशे के सामने। यहाँ पर 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं, ओके, जिसको कि आपने शीशे के सामने जाकर डिस्कस करना होता है, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, बार बार बोल के, रिपीट करके। और लास्ट में हम जो है एक इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है ना वो डिस्कस करते हैं। डेली एक नया टॉपिक होता है जिसको हम समझते हैं, और कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी में थोड़ी पकड़ जो है ना उसको समझने में, थोड़ी पकड़ जो है उसको और मजबूत किया जाए। और लेक्चर शुरू करने से पहले इस लेक्चर को एक बार लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। ओके, ताकि जो कि जिन जिन बच्चों को इन लेक्चर्स की जरूरत है, तो वहां तक ये लेक्चर पहुंचे। ओके, और इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। तो वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, तो वहां पर डेली बेसिस पे जो है ना लेक्चर के पीडीएफ जो है वो अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता है। अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहा है बेल आइकन दबाने के बाद भी, तो इस तरीके से भी आप जो है लेटेस्ट वीडियो को अप्रोच कर सकते हो। ओके, जो बाहर यहाँ पर द इकोनॉमिक्स वाला टैब है, सिर्फ उसको क्लिक करें, और फिर बाद में जो वीडियोस वाला जो सेक्शन है वहां पर जाएं, तो जो पहली वीडियो पड़ी होगी वो लेटेस्ट वीडियो होगी। ओके, कई बार थोड़ा यहाँ पर मटेरियल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी लेट हो जाती है वीडियो। ओके, तो फिर भी मेरी कोशिश है कि 9 साढ़े 9 से पहले पहले वीडियो जो है ना उसको मैं अपलोड कर दिया करूँ। तो 9 साढ़े 9 से पहले पहले आपको वीडियो मिला करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो फर्स्ट एडिटोरियल में बात करें, रिजॉल्व फास्ट, डू नॉट पोस्टपोन आईबीसी, प्री पैकेज्ड रेजोल्यूशन प्लान्स बेस्ट फॉर एमएसएमईज। तो इस आर्टिकल में किस बात के ऊपर चर्चा की गई है? तो जो मेन मुद्दा है वो आईबीसी है। ओके, तो आईबीसी का मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये 2016 में बनाया गया था। इसको क्यों बनाया गया था इसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं पूरा यहाँ पर सिनेरियो क्या है। तो देखिए, जब भी एमएसएमई लेवल पर या किसी भी लेवल पर अगर हमारी कोई भी कंपनी काम कर रही है, अगर कोई भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो वो क्या करती है, सब अगर कंपनी को सेटअप करना है तो लोन लेना पड़ता है बैंकों से। ओके, लोन लेकर वो कंपनी शुरू करती है। हमेशा हर एक की कोशिश यही होती है कि अगर जब भी मैं कोई कंपनी शुरू करूं, वो प्रॉफिट में जाए। प्रॉफिट में जाए तो फिर उसका जो लोन की किस्तें हैं, जो बैंक से लिया है लोन, उसकी भी किस्तें भी जो है ना साथ साथ में देता जाए। तो इस तरीके से सबकी प्रणाली होती है, सब जो है ना यही सोचकर जो है ना लोन लेते हैं और यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। होता क्या है, जब कोई बड़ी कंपनी यहाँ पर लगती है, सेटअप होती है, तो जब बिजनेस आगे बढ़ता है, तो ऐसा सिनेरियो बनना शुरू हो जाता है कि मार्केट से कई बार रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। जो भी वो चीज मैन्युफैक्चर करके बनाकर मार्केट में बेच रहे होते हो, या स्टार्टिंग में जब कोई नई नई कंपनी आती है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है।
ओके, बड़ी कंपनी उसके कंपनीज के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, तो कई बार वो कंपटीशन में फेल हो जाती हैं। ओके, तो ये सब चीजें चलती हैं, जिसके चलते क्या होता है कि कंपनी जो होती है ना, लगातार जो है ना उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ओके, सैलरीज वगैरह भी देनी तो वो भी कर्जा लेकर देना पड़ती है। मतलब कि ये सिचुएशन आ जाती है कि धीरे 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 कंपनी के ऊपर इतना कर्जा हो जाता है कि फिर वो आगे चलने के लिए, आगे और लोन उठाने के लिए लायक भी नहीं बचती। ओके, तो जब वो और लोन उठाने जाती है तो फिर जिससे लोन उठाना होता है वो पहले बोलता है कि पहले अपना पुरानी डिटेल दिखाओ कि आप मतलब आप कैसे अपनी कंपनी चला रहे हो, आपका पुराना रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि जिससे पहले कर्जे लिए क्या उनको वापस किए, क्या उनको जो है लोन की किस्तें जा रही हैं। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। ओके, तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, जैसे वीडियोकॉन किसी जमाने में टेलीविजन बनाता था, टीवी बनाता था, ठीक है, बाद में डीटीएच जो सेवा उसमें भी उतरा। तो वीडियोकॉन काफी समय तक बढ़िया चलता रहा। ओके, लेकिन मार्केट सर्कुलेशन में आगे जब डिजिटाइजेशन हुआ, ओके, जब कंपनीज में थोड़ा ट्रेंड में चेंजिंग देखने को मिली, तो उस समय क्या हुआ कि इसका रुझान थोड़ा कम हो गया। ओके, तो यहाँ पर जिसकी वजह से ये कर्जे में जाती गई, जाती गई, जाती गई, और अभी ये कहा जा रहा है कि जो हल्दीराम जो ये भुजिया वगैरह बनाते हैं ना, तो वो इसको अक्वायर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से, जैसे किंगफिशर की एग्जांपल ले लो, तो वो भी विमान उड़ाते थे इधर। ओके, विजय माल्या की कंपनी थी। तो किंगफिशर काफी ज्यादा यहाँ पर फीस लेती थी, काफी ज्यादा इनकी यहाँ पर टिकट होती, बहुत महंगी टिकट होती थी इनकी, फिर भी ये लॉस में चली गई। ओके, तो यहाँ पर ये तेल भरवाने के लिए ना, तेल जब भरवाते थे अपने एयरप्लेन्स में, तो उसके लिए भी कर्जा लेना पड़ता था। और जहां से कर्जा लेते थे, तो फिर आखिर में उन्होंने ही बोल दिया कि पहले पिछला बकाया आप चुकाओ, फिर ही जो है आगे आपको कर्जा मिलेगा। तो इस तरीके से लगातार जो है ना डेट का बोझ बढ़ता जा रहा है, जाता है कंपनीज के ऊपर। तो अभी इसको कैसे सही करना है? ओके, तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में इसको यहाँ पर लागू किया गया। ओके, 2015 में ये लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ। ओके, तो 2016 में इसको जो है प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, तो 2016 में ये लागू हुआ। तो इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत एक प्रोसेस लगाया जाता है कि जो भी कंपनी कर्जे के नीचे आ चुकी है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, पहले उसको यहाँ पर केस फाइल करना होगा कि हाँ ये कंपनी जो है कर्जे के ऊपर, या फिर जो क्रेडिट या फिर जो क्रेडिटर जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो भी यहाँ पर केस लगा सकता है कि मेरे इस कंपनी में पैसे लगे हुए हैं, मेरे पैसे डूब सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो वो जो भी केस लगता है ना, फिर उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स होती हैं। ओके, फिर बिडिंग लगती है बाद में कि इस कंपनी का कोई हल करना है, क्या कोई इस कंपनी को एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, फिर और प्लेयर्स जो है वो आते हैं। ओके, जब और प्लेयर्स आते हैं तो फिर वो बिड लगती है कि क्या वैल्यूएशन होगी इस कंपनी की टोटल, फिर कितना यहाँ पर इसका पैसा दिया जाएगा, कितना स्टेक जो है इसका खरीदा जाएगा, जिस तरीके से मतलब कि पैसा जो है ना इन्वेस्टर्स का वो कम से कम वापस हो जाए। ओके, और जो है कंपनी भी जो है ना वो पूरी तरह से खत्म ना हो। अगर इसको कोई एक्वायर नहीं करेगा, अगर अगर इसको कोई खरीदेगा नहीं, तो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है। जो नौकरियां वगैरह चल रही है उस कंपनी के अंदर, जो काम कर रहे हैं, तो सब कुछ खत्म हो सकता है अगर हम इसको सही तरीके से प्रोसीडिंग करके इसको किसी दूसरे को यहाँ पर नहीं एक्वायर करवाते, किसी दूसरे को यहाँ पर नहीं बेचते। तो इसी के चलते एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये कंपनी है एसआर स्टील। ओके, तो यहाँ पर टोटल कर्जा इसके ऊपर था 490 बिलियन रुपीस। ओके, तो यहाँ पर केस लगा ये एनसीईआरटी, जो हमारा यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो जून 2017 में यहाँ पर केस लगा, जिसका रेजोल्यूशन हुआ आईबीसी के तहत 2000 दिसंबर 2019 में। तो जो रिकवरी अमाउंट हुई, मतलब जितना इसका कुल कर्जा था, जितने भी इतने अपना स्टेक बेचा, तो 42,000 करोड़ रुपया यहाँ पर रिकवर हुआ। ओके, तो यहाँ पर मतलब कि पूरी तरीके से कंपनी खत्म नहीं हुई, किसी दूसरे को बेच दी गई। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वर्डिक्ट दे दिया, फाइनल वर्डिक्ट, कि यहाँ पर जो है एक एक्यूलर मित्तल इंडिया और निप्पन स्टील है जापान। ओके, तो यहाँ पर इनका जॉइंट वेंचर बनेगा जो कि इसको खरीदेगा। ओके, जो कि इसका पूरा का पूरा जितना भी स्टेक होगा उसको खरीदेगा, और जितने पैसे बनते हैं उसको वो दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हल किया जाता है। ओके, तो अभी किसी दूसरे के पास कंपनी चलेगी, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, इन्वेस्टर का पैसा लगा है वो भी यहाँ पर रिटर्न वगैरह उनको मिलती रहेगी। अब लोन की किस्तें भी जो है वो भी दे सकेंगे। ये यहाँ पर दूसरी एग्जांपल भूषण स्टील की है, तो वहां पर इसके ऊपर भी 440 बिलियन का यहाँ पर कर्जा था। ओके, तो ये इस डेट को केस लगा, इस डेट को यहाँ पर रेजोल्यूशन निकल कर आया। तो इस तरीके से इतनी अमाउंट जो थी 36,400 करोड़ के आसपास की रिकवरी हुई। और टाटा स्टील ने यहाँ पर जो था इसकी सब्सिडरी, और इसकी जो एक सब्सिडरी थी टाटा स्टील की, उसने एक्वायर किया इसका 72% जितना भी इसका स्टेक था भूषण स्टील में, उसको एक्वायर किया। ओके, तो इतने पैसे इसके दिए। तो इस तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को यूज करके यहाँ पर केस फाइल होते हैं। ओके, क्रेडिटर भी यहाँ पर केस फाइल कर सकता है, डेब्टर भी कर सकता है, मतलब जिसके ऊपर कर्जा है, जैसे ये एसआर स्टील, इसके ऊपर कर्जा था, ये भी केस फाइल कर सकता है। ओके,
और धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है इसका निपटारा होता है। तो बहुत सारे केसेस जो ना लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका सोल्यूशन निकल आता है, तो बहुत समय लग जाता है सोल्यूशन निकालते निकालते भी, यहाँ पर इसका स्टेक बेचते बेचते भी। और अभी इस आर्टिकल में शुरुआत में क्या बात करें, शुरुआत में बात करें कि गवर्नमेंट जो है ना इसको दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को, इस प्रोसेस को, जो कि अभी सस्पेंड किया हुआ है मार्च 25 2020 से, तो अभी तक इसको रिवाइव नहीं किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर जैसे इकोनॉमी हमारी रिवाइवल की और आगे बढ़ी, तो बिल्कुल बिल्कुल जो है आईबीसी जो है ना इसको भी यहाँ पर दोबारा रिवाइव करने की बात कर रहे हैं ऑथर। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ जो यहाँ पर लोन मोरेटोरियम ना, मतलब कि जिसने लोन लिया था उसको कुछ ना कुछ मोहलत देती है 2 से 3 महीने की। शुरुआत में 3 महीने की मोहलत दी थी कि आपको 3 महीने तक कोई किस्तें वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि सिंपली आप अगर आप लोन मोरेटोरियम एक्सटेंड करे जा रहे हो ना, तो वो यहाँ पर स्ट्रेस और बढ़ाता जाएगा। देखो जिसने किस्तें देनी है ब्याज की 3 महीने तक, उसको बोल दो कि आप नहीं दो, लेकिन उसने देनी तो है ही ना। फिर आगे जब दोबारा से जो 3 महीने गुजर जाएंगे, फिर दोबारा तो उसको देनी पड़ेगी ना, तो स्ट्रेस तो बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर किसी तरीके का रिलीफ जो है ना वो नहीं यहाँ पर मिल रहा है कंपनीज को या फिर बैंक्स को। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहे हैं कि इनका इनका सोल्यूशन निकालना है। ओके, तो बैंक्स का भी यही हालत यहाँ पर होती है, तो वहां पर भी इसको यहाँ पर आईबीसी के तो जो है यहाँ पर आईबीसी के तहत जो है यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन निकालने की बात की जाती है, कोशिश की जाती है। तो इससे यहाँ पर आगे बात करें कि जब आप रेज्यूम करोगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर कंपनीज के पास एक चांस होगा कि अपने आप को वो रिहेबिलिटेट कर पाए, अपने आप को दोबारा से पुनर्जीव कर पाए। ओके, तो अपने आप को सही करने के लिए कंपनीज क्या करेंगी, एक प्लान तैयार करेंगी, उसके ऊपर काम करेंगी, साथ ही साथ जो क्रेडिटर्स हैं ठीक है उनको भी यहाँ पर साथ में लेंगी, जो जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया। इसके अलावा और जो इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर जो केस है अपना, ठीक है, तो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के लिए, वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए उस केस को फाइल करेंगी आईबीसी के तहत। ओके, तो यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट की यहाँ पर एजेंसी जो है यहाँ पर सपोर्ट नहीं होगी, तो यहाँ पर इनके खुद के यहाँ पर एफर्ट्स होंगे, मतलब कि जिस तरीके से अपना एफर्ट लगाएंगे। ओके, तो कोशिश करेंगे कि उसमें किसी ना किसी तरीके का कोई यहाँ पर बायर मिल जाए, या फिर कोई ऐसा लेंडर मिल जाए कि जो उनके यहाँ पर कंपनीज का स्टेक खरीदे, या किसी ना किसी तरीके से जितना उनके ऊपर कर्जा है ना वो कर्जा कम हो जाए, कंपनी की लाइफ थोड़ी और बढ़ जाए। ओके, तो इस तरीके से वो एफर्ट्स करते हैं कि उसका जो ड्यूज है वो रिकवर हो जाए किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर वो यहाँ पर कंपनी जो यहाँ पर रिहेबिलिटेट नहीं हो पाती, ओके, जो सही नहीं हो पाती, तो वो क्या कर सकती हैं, वो जो जितने भी उसके पास एसेट्स है ना, चाहे वो कंपनी का प्लांट है चाहे मशीनरी है, तो उसको भी एफिशिएंटली रीडिप्लॉय कर सकती हैं, जिससे उनको कोई ना कोई पैसा जो है आ सकता है। ओके, तो अगर पैसा कोई आ सकता है तो उसको फिर आगे जो है यूज कर सकती हैं किसी ना किसी तरीके से, अपने लोन को कम करने के लिए या कर्जे को कम करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से अपने आप से वो खुद से भी यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं। और आगे जो बात की जा रही है वो है स्पीड की। जितना जल्दी यहाँ पर जो है ना कोई कंपनी डिस्ट्रेस में जाती है, तो उतना जल्दी यहाँ पर हमें यहाँ पर एक सिनेरियो जहाँ पर माहौल बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट भी उतनी जल्दी हो। कहने का मतलब अगर कोई कर्जे में चली गई या डिस्ट्रेस है बहुत बहुत बड़े पैमाने पर, तो उतनी ही जल्दी यहाँ पर जो है ना चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो कि कंपनी जो है ना किसी तरीके से या तो बेचे अपने आप को, मतलब किसी ना किसी तरीके से कुछ सोल्यूशन जो है ना वो निकाल निकाल कर लेकर आए। तो साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये भी बात की जा रही है कि जब कोई भी एसेट जो है ना, जैसे कोई भी एसेट, जैसे मैंने यहाँ पर एसआर स्टील की एग्जांपल ली थी, तो उसके एसेट्स को जब अगर बेचा भी जाता है, तो यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो निकल कर आए एसेट की, जब भी उसको रिसॉल्व किया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि अगर कोई कंपनी कर्जे के ऊपर है तो उसके जो एसेट्स की वैल्यू है ना उसको कम मांगा जाए और उसको यहाँ पर कम पैसे मिले। तो इस तरीके ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमाइज वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रदान होनी चाहिए जो भी उनके एसेट्स हो, ओके, उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो लैंडर्स हैं तो यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर जो जितना वो पैसा लगाते हैं तो उनमें थोड़ी कमी हो। ओके, और साथ ही साथ जो टैक्स पेयर है, ठीक है, उसके ऊपर जो बर्डन है उसको भी यहाँ पर जो है कम करने की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर किसी कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पर जो है रेवेन्यू एसेट मिल जाता है, मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है उसके एसेट की, तो यहाँ पर जो लेंडर है, फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने पैसा दिया था उस कंपनी को शुरू करने के लिए, तो उसको उस लेंडर को उस बैंक को भी अच्छा खासा जो है यहाँ पर जो उसका यहाँ पर लोन का जितनी भी रकम थी, इंटरेस्ट थी, वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर अच्छी खासी इसको वैल्यू ही नहीं मिली इसकी, तो फिर कैसे पैसा लौटाएगा? ओके, कैसे यहाँ पर जो इसकी रिटर्न बनती है, जो यहाँ पर जो कर्जे की जितनी भी किस्त बनती है वो सही मायने में लौटा पाएगा, जब पूरी लौटा पाएगा? ओके, तो अगर नहीं लौटा पाए तो यहाँ पर बर्डन किसके ऊपर है? टैक्स पेयर की मनी के ऊपर, क्योंकि बैंकों के पास जो पैसा है वो किनका है? ओके, तो यहाँ पर आम लोगों का पैसा है, या फिर जो सरकार कई बार क्या करती है, सरकार खुद से यहाँ पर पैसा दे देती है बैंकों को, 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया, ओके, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन।
तो वो क्यों देती है? क्योंकि खास तौर पे जो सरकारी बैंक होते हैं उनका कैपिटल जो है ना वो खत्म हो रहा होता है, तो वो खास तौर पे कुछ चुनिंदा बैंक ऐसे होते हैं जिनकी हालत ऐसी होती है कि कभी किसी समय पर भी वो खत्म हो सकते हैं, दिवालिया घोषित हो सकते हैं। तो सरकार को, भारत सरकार को खुद से यहाँ पर बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन के चलते जो है ना 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया देना पड़ता है। तो ये वो जो 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया आया वो कहाँ से आया? वो तो वही है ना जो जीएसटी का जो टैक्स लगा उससे जो पैसे इकट्ठे हुए, इनके अलावा जो इनकम के ऊपर टैक्स लगा उससे जो पैसे इकट्ठे हुए, या फाइन वगैरह जो सरकार ने इकट्ठा किया, या फीस लगाकर जो पैसा इकट्ठा किया जिसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, तो उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ तो वही सारा पैसा तो फिर भारत सरकार देगी ना। तो यहाँ पर टैक्स पेयर की मनी के ऊपर ज्यादा बर्डन हो गया, तो वही पैसा कहीं और भी लगाया जा सकता था। तो यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं कि मैक्सिमाइज वैल्यू दो एसेट की। और आगे यहाँ पर जो बात की जा रही है तो उसमें बात कर रहे हैं कि जितना भी कोविड रिलेटेड डेट था ना, तो यहाँ पर अभी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जो यहाँ पर पहले डेफिनेशन थी डिफॉल्ट की अंडर आईबीसी, ओके, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो इसके तहत जो पहले यहाँ पर डिफॉल्ट की डेफिनेशन थी कि इस इतनी रकम को यहाँ पर हम डिफॉल्ट मानेंगे या इस पीरियड को यहाँ पर डिफॉल्ट मानकर चलेंगे, तो अभी जितना भी कोविड रिलेटेड डेट उठाया गया था अभी उसको उस प्रोविजन से हटा दिया गया है, ओके, डिफॉल्ट की डेफिनेशन से अभी हटा दिया गया है। और दूसरी ओर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर बैंक के पास यहाँ पर जैसे वो अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट को वो यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं ना, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा एसेट जो पिछले काफी समय से जो ना वहां से कोई कोई परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही। कहने का मतलब किसी कंपनी ने लोन उठाया था बैंकों से, तो बैंकों ने लोन उठाया, ओके, तो अभी काफी समय हो गया है कि जो किस्तें हैं ना ब्याज की वो नहीं पहुंची है, ओके, और ना ही यहाँ पर जो है प्रिंसिपल रकम जो है वापस मिल रही है। तो इसके तहत ये अंदाजा लगाया जाता है कि पिछले कितने महीनों से ऐसा हो रहा है। फिर उसी हिसाब से यहाँ पर बैंक जो है ना उसको एक नॉन परफॉर्मिंग घोषित कर देते हैं, कह देते हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग लोन हो गया, या कह देते हैं कि ये बैड लोन हो गया, ओके। तो अभी यहाँ बात की जा रही है कि जो बैंक है ना वो जो मोरेटोरियम पीरियड यहाँ पर आरबीआई के द्वारा दिया गया था पैंडेमिक के चलते, अब उनको जो है ना वो किसी भी यहाँ पर कंपनी को अगर वो या किसी भी लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करते हैं तो उस मोरेटोरियम पीरियड को वो काउंट नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि उसमें तो एक सुविधा दी गई थी ना कि आपने जो जितनी भी आपकी किस्तें वगैरह देनी है तो 3 महीने का आपको समय दिया जाता है, डिले कर देते हैं, 3 महीने बाद आप देना, ओके। तो ये चीज थी, इसलिए 3 महीने को काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे बात करें कि जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस है ना, तो यहाँ पर उनकी भी यहाँ पर मात्रा काफी बढ़ती जा रही है कि उनके भी यहाँ पर केसेस काफी निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी है तो उनकी यहाँ पर लिमिट जो है ना इंसॉल्वेंसी की, वो अभी जो है ना 1 करोड़ तक होगी है, कई किसी जमाने में ये 1 लाख थी, 1 लाख तक थी, ओके। तो यहाँ पर अभी 1 करोड़ तक वो उनकी लिमिट पहुंच चुकी है। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे केसेस भी जो है यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी मोराटोरियम को यहाँ पर हटाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर मोराटोरियम अगर हटती है तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो यही है कि यहाँ पर फ्रेश इंसॉल्वेंसी जो रेजोल्यूशन केसेस होंगे ना उनकी मात्रा बहुत बड़े पैमाने पर निकल कर आएगी। तो सभी जाएंगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के पास, ओके, इस बैंक्रप्सी अदालत के पास कि आप हमारा हल कीजिए, सोल्यूशन निकालिए, ओके, हमें जो कर्जा है उस कर्ज मुक्त कीजिए, किसी ना किसी तरीके से हमें बचाइए। अराउंड यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 4008 जो है ना इंसॉल्वेंसी केसेस जो है ना वो रेस हुए हैं, मतलब निकल कर आए हैं दिसंबर 2016 से सितंबर 2020 तक, ओके। तो ये 4000 का निपटारा नहीं हुआ है अभी तक, ओके। अभी भी इसमें से बहुत कम केसेस जो है ना जिनका कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल कर आया है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि जो लैंडर्स हैं जैसे बैंक हो गया, ओके, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी को पैसा उधार दिया है, ब्याज पे दिया है या लोन पे दिया है, तो जो भी लैंडर्स हैं तो यहाँ पर उनके पास और भी यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर आरबीआई की प्रोड्यूशियल फ्रेमवर्क है। तो ये एक एक तरह का सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसके तहत यहाँ पर जितने भी लैंडर्स है, खासतौर पर जो बैंक है, उनको यहाँ पर कहा जाता है कि अपने हिसाब से जिस तरीके से मैनेज करना है कर लो, ओके, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपने लोन को वापस लेकर आना है, तो इसकी रिगार्डिंग यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई है आरबीआई प्रोड्यूशियल फ्रेमवर्क के तहत। तो यहाँ पर बैंकों को एक यहाँ पर एक रास्ता मिलता है कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन जो है ना अपने दम पर जो है अपने बिहाव पर जो है उसको वो निकाल कर जो है आगे लेकर आए। और आगे जो बात की जा रही है वो है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो ये क्या चीज है? ये इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी बैंक्रप्सी कोर्ट के पास आप मत जाओ, आप जो है ना आईबीसी के पास मत जाओ, उससे पहले ही जो है ना रेजोल्यूशन कर लो अपने आपस में ही सांठगांठ करके, ओके। जो भी कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जब किसी ने दूसरे से जितना भी पैसा उधार लिया है तो आपस में पहले ही सेटलमेंट कर लो, ओके। तो कहने का मतलब केसेस तो पहले ही बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो उनका भी पता नहीं कितना समय लगेगा, उनका रेजोल्यूशन निकलते निकलते, उनका हल निकलते निकलते। तो उससे पहले कि आप प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ले आओ, जितनी भी कोई कंपनी है, ठीक है, आपस में पहले से किसी न किसी तरीके से जो है ना निपटारा कर लो, खुद से कर लो। इससे क्या होगा? इससे टाइम बच जाएगा, ओके। तो खास तौर पे यहाँ पर बात करें कि
इंस्टेड ऑफ द फाइनेंशियल बिडिंग प्रोसेस, जो ये फाइनेंशियल बिडिंग प्रोसेस जाने का मतलब जैसे आईबीसी के तहत जाओगे, बिडिंग होगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल लेकर बताया था। ओके, तो इसमें समय लगेगा। ओके, तो खास तौर पे जब एमएसएमई की हम बात करें, जो छोटे अदारे हैं उनकी बात करें, ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, तो उनके केस में ये चांस बनती है कि तो वो खुद से यहाँ पर जो है ना, जिस तरीके से यहाँ पर रेजोल्यूशन, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी कंपनी बेच दूं किसी से या उससे मैं पैसा ले लूं, तो इस तरीके से वो छोटी छोटी कंपनी जो है अपना काम कर सकती है। ओके, तो इससे क्या होगा, जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगा, जो हमारी बैंक्रप्सी कोर्ट्स है उनके ऊपर, जो हमारा आईबीसी है उसके ऊपर। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जो फंड ऑफ फंड स्कीम्स है ना, इसको अब अभी ऑपरेशनाइज कर दे, मतलब कि इसके तहत जितना भी पैसा देना था खासतौर पे जो एमएसएमई से, तो वो पैसा अभी जारी कर दे। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में यहाँ पर फंड ऑफ फंड स्कीम्स के तहत 10,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की बात कही थी, खासतौर पे जो एमएसएमई सेक्टर है तो वहां पर। तो ये फंड ऑफ फंड स्कीम्स का मतलब क्या है, देखो ये फंड ऑफ फंड स्कीम्स का मतलब होता है, तो यहाँ पर इसको हम मल्टी मैनेजर इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ओके, मतलब अलग अलग दायरे से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी पोर्टफोलियो को होल्ड करके ना फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। ओके, कोई एक पोर्टफोलियो बना रही है जहां पर मल्टी मैनेजर इन्वेस्टमेंट है, फिर उस पोर्टफोलियो से जो है ना अलग अलग अदारों में जो है इन्वेस्टमेंट जाएगी, जहां पर भी किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो डायरेक्टली नहीं करोगे आप यहाँ पर। ओके, तो एक डिपार्टमेंट बना लोगे, पोर्टफोलियो बना लोगे, उसके थ्रू करोगे। ओके, तो इसे इसको हम बोलते हैं फंड ऑफ फंड स्कीम्स। उसके तहत यहाँ पर भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपया यहाँ पर राशि जो है ये देगी। तो यहाँ पर इसको बोला बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेशनलाइज करो, यहाँ पर इक्विटी जो है, पैसा जो है उसको इन्फ्यूज करो, खासतौर पर जितनी भी स्मॉल कंपनीज है जो यहाँ पर मुसीबत में है। ओके, और इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव जो रास्ते हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर जो है निकालने की यहाँ पर बात करें कि उनको भी निकालो, खास तौर पर यहाँ पर जो मेजोरिटी जितने भी यहाँ पर एमएसएमईज हैं, ठीक, और इसके अलावा जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंटाइटीज हैं एमएसएमईज में, उनको फायदा मिल सके। ओके, उनको हम सही कर सके। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि एक और बात जो है जिसको ये ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, वो है बैड बैंक। तो इस साल के बजट में 1 फरवरी 2021 को जो बजट अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसमें कहा गया था, प्रपोजल दिया था कि एक बैड बैंक जो है भारत में बनाया जाएगा अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो उस बैड बैंक का काम क्या होगा, वो बैड बैंक क्या करेगा, वो इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ओके, तो अभी जो हाल ही में यहाँ पर जो न्यूज आई है, तो उसमें कहा गया है कि 9 बैंक जो है ना वो यहाँ पर इस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, और 2 कंपनीज है भारत सरकार की जो जो है यहाँ पर इस बैंक में, बैड बैंक में इन्वेस्ट करेंगी। तो ये बैड बैंक का जो पैसा होगा ना, ये बैड बैंक क्या करेगा, जिस भी बैंक का जो यहाँ पर सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, अगर उनका कर्जा काफी बढ़ चुका है, एनपीए काफी बढ़ चुका है, तो उन्हीं का बैड लोन ये खरीदेगा कोई पैसा देकर। ओके, सपोज करो 1 लाख करोड़ का बैड लोन हो गया किसी बैंक का, तो ये खरीदेगा कोई ना कोई रकम चुकाकर, 70,000 करोड़ दे सकता है, 50,000 करोड़ रुपए दे सकता है। ओके, तो ये कहेगा कि इतने पैसे लो और अपना एनपीए मुझे दो। ओके, फिर वो एनपीओ को लेकर खुद से इसके ऊपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, जहां तो खुद से इन्फ्यूजन देगा, पैसा देगा कि इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। ओके, और जहां फिर अगर रिवाइव दोबारा से नहीं हुआ, ओके, दोबारा से यहाँ पर इंटरेस्ट आना नहीं शुरू हुआ, ओके, तो फिर क्या करेगा, उसका जितना भी एसेट होगा उसको बेचेगा बैड बैंक, और फिर कोशिश करेगा कि वो पैसा जो है अपने पास रखे। ओके, इस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा। इसको इसकी अभी प्रपोजल हुई है, अभी तक ये बना नहीं है, तो इसको कहा गया कि जल्दी से जल्दी इसको भी ऑपरेशनलाइज कर लो। ओके, तो यहाँ पर इससे भी जो है ना आने वाले समय में काफी फायदा जो है वो हो सकता है। और आखिर में यहाँ पर ये भी बात करें कि ये बैड बैंक जो है इसी तरह का इंस्टीट्यूट है, थर्ड पार्टी यहाँ पर वैल्यूएशन करेगा एसेट्स की, फिर ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर फिर जो क्रिमिनलाइजिंग होती है ना यहाँ पर एक्शन की, तो यहाँ पर वो रुक जाएंगे अच्छे फेथ में, मतलब सही तरीके से काम होगा, और यहाँ पर जिस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव होनी चाहिए उसके ऊपर फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं सेकंड आर्टिकल को। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एड एन एनएफटी टू योर हुसैन एंड सूजा। तो ये एनएफटी क्या है, इस एनएफटी का मतलब है नॉन फंजाइबल टोकन। ओके, तो ये नॉन फंजाइबल टोकन, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये क्रिप्टो करेंसीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में चर्चा है। देखो शुरुआत में जो बात की जा रही है वो है कि यहाँ पर एक रीजन है, ओके, एक से ज्यादा रीजन है कि गवर्नमेंट के पास कि वो जो है ना रेगुलेट करे क्रिप्टो करेंसीज को, ना कि इनको बैन करे। ओके, देखो जो भारत सरकार है ना वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए बिल जो है वो लेकर आ रही है पार्लियामेंट में, जिसमें क्या होगा कि जितने भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, उनको भारत के अंतर्गत उसको बैन कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर उसी का रिगार्डिंग आर्टिकल के, इनको बैन मत करो, इनको रेगुलेट कर लो किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत फायदा होने वाला है। ओके, तो देखो जो इकोनॉमीज है ना, बाहर की भी इकोनॉमीज है, वो कोई ना कोई यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है क्रिप्टो करेंसीज को कि वो डेवलप हो। ओके, अपने यहाँ पर डेवलप हो। जापान जैसे मुल्क ने तो यहाँ पर अलग से जो है इंडेक्स बना दिया है कि आप जो है ट्रेड करो क्रिप्टो करेंसीज के मामले में। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बात की जा रही है।
तो देखो भारत के केस में ऐसा है कि अगर जब ये बिल बन गया, जब ये एक्ट पास हो गया, तो उस समय तो ऐसा है कि 90 दिनों का समय दिया जाएगा। जिन जिन लोगों ने भारत में, जहाँ भारतीयों ने इन्वेस्ट किया हुआ है ना क्रिप्टो करेंसीज में, खासतौर पे बिटकॉइन में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, या इथेरियम में किसी ने इन्वेस्ट किया है, या किसी भी तरह की यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में जो इन्वेस्ट किया है, तो उसको 90 दिन का समय मिलेगा कि वो अपने अपने जो स्टॉक्स वगैरह है उसको बेच दें। ओके, तो अभी इसी के रिगार्डिंग क्या बात कर रहे हैं कि क्या इसका फायदा हो सकता है। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को, जिसको हम यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इनके यूजेस हो सकते हैं। ओके, वर्सटाइल यूजेस इनके हो सकते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एक ऑक्शन के तहत ना, एक यहाँ पर डिजिटल आर्ट था जिसकी यहाँ पर जो है बिक्री हुई है, तो जिसके तहत एक यहाँ पर एक बंदे ने 69.3 मिलियन डॉलर जो है ना वो यहाँ पर अर्न किए। तो उस यहाँ पर उस आर्टिस्ट का जो नाम है वो है क्रिस्टी। ओके, तो यहाँ पर इसकी रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके हुआ है। ओके, उस बंदे ने अपना डिजिटल आर्ट जो है उसको यहाँ पर, उसकी यहाँ पर बोली लगी, ऑक्शन हुई, तो उसके तहत उसको इतने पैसे मिले, इतने पैसों में उसकी डिजिटल आर्ट की बिक्री हुई। तो इसी के चलते इस डेवलपमेंट को यहाँ पर दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहली बात जो यहाँ पर की जा रही है वो है कि यहाँ पर जो है ना ऑथेंटिकेटिंग यूनिकनेस निकल कर आ रही है काम के ऊपर। ओके, जो जितना भी यहाँ पर नए तरीके की जो क्रिएशन निकल कर आ रही है डिजिटल वर्क में, डिजिटल आर्ट में, तो यहाँ पर नए तरीके की आप जो ना ऑथेंटिकेशन आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको फुल मेच्योरिटी देखने को मिलेगी काम की। ओके, तो यहाँ पर और अच्छा खासा यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी देखने को मिला। दूसरी स्टेज यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, मतलब कि जो आपने काम किया, अगर आपका काम बहुत बढ़िया निकला, तो उसी काम की आपको ना अच्छी खासी कीमत भी मिल गई, अच्छा खासा जो है आपको ट्रांजैक्शन भी मिल गया। ओके, दूसरी जो यहाँ पर बात की जा रही है वह जो क्रिस्टी ने यहाँ पर ट्रेडिशनल ऑक्शन किया है ना अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का, जो उसकी इतनी हाई वैल्यू लगी, तो उससे भी यहाँ पर अंदाजा लग रहा है कि आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर नया डिजिटल वर्ल्ड जो है ना होने वाला है, उसकी श्रेष्ठता जो है ना वो कितने बड़े पैमाने पर होगी। ओके, तो उसी चीज को जो है अभी अडेप्ट जो है लोग कर रहे हैं, तो खासतौर पे जो फॉरेन कंट्रीज है ना, तो वहां पर ये चीजें हो रही है। तो ये अभी ये पहला, ये यहाँ स्टेक नहीं जहां पर हम देख रहे हैं कि इतना यहाँ पर पैसा जो है किसी यहाँ पर डिजिटल वर्क के लिए किसी आर्टिस्ट को मिला हो। तो पहले भी दो तीन इंस्टेंस जो है ना अभी एक महीने के अंदर अंदर जो है हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग अभी हुई है एक महीने के अंदर अंदर कि मतलब कि ऐसे डिजिटली जो है ना यहाँ पर एक नॉन फंजेबल टोकन जो है वो इशू होता है, उसके तहत यहाँ पर जो है उसी को यूज करके आपको जो है इतने डॉलर जो है आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो अपने पैसे को डॉलर्स में, और आपकी जो है ऑक्शन हो जाती है, आपके पास पैसा अच्छा खासा आप ही के काम का बन जाता है। तो ये अमेरिकन एक डिजिटल आर्टिस्ट है जिसका नाम है माइक विंकलमैन। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने आप उन्होंने अपनी डिजिटल आर्ट में किया क्या था, अक्सर उन्होंने एक कोलाज बनाया था। कोलाज का मतलब होता है कि जैसे एक सिनरी हो, उसमें आपने बहुत सारी फोटोज लगा ली। ओके, जैसे एक 10 फोटोज का कलेक्शन हुआ तो उसका आपने कोलाज बना लिया, उसको दीवार पे टांग लिया। ओके, मतलब अलग अलग सिचुएशन की अलग अलग फोटोज होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5,000 अपने जो उनके वर्क्स थे जो उन्होंने खुद से यहाँ पर पेंट करके बनाई हुई थी, तो उन 5,000 ऐसी फोटोग्राफ्स जिनका उन्होंने यहाँ पर डिजिटल आर्ट के तहत जो था एक कोलाज बनाया था। ओके, तो ये डिजिटल आर्ट के तहत बना, ये इसका यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर फ्रेम नहीं बना हुआ। ओके, ये इस चीज का थोड़ा इसको थोड़ा समझिए। ओके, डिजिटली ही यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर ही बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नॉन फंजेबल टोकन यहाँ पर उन्हें यहाँ पर साइन हुआ, जिसके तहत इनको अच्छा खासा जो है बेनिफिट देखने को मिला, और अच्छी खासी ऑप्शन लगी, अच्छा खासा पैसा जो था ना इसी कोलाज के बेस से उन्होंने कमाया। तो इस आर्ट वर्क को उन्होंने यहाँ पर जेपीजी फाइल में भी कन्वर्ट किया। तो ये इसके पिक्सल्स हैं। ओके, 21,069 इंटू 21,069, तो इतने पिक्सल्स हैं, यहाँ पर जो है इसको कॉपी भी किया जा सकता है। ओके, तो मई 2007 से जितने भी यहाँ पर ये पोस्टिंग कर रहे थे, हर रोज जिस भी तरीके की यहाँ पर ये अपनी आर्ट कर रहे थे, उसी को इकट्ठा करके, उस सभी काम को इकट्ठा करके एक ही कोलाज उन्होंने बना दिया। ओके, तो ये है वो वाला कोलाज, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर 5,000 जो है ना यहाँ पर उनके डिजिटल वर्क है जिनको इकट्ठा करके एक कोलाज बनाया गया है। ओके, तो इसमें से अगर आप बारीकी से देखोगे, ओके, इसका अगर आप ओरिजिनल पिक्सल वाला आप इसको निकाल के, जो 21,000 पिक्सल वाला जो इसका फोटो होगा ना, अगर इंटरनेट से आपको मिलता है तो उसको निकाल कर देखना, आपको क्लैरिटी में ना एक एक फोटो आपको नजर आएगी कि साफ साफ की हाँ भी बहुत सारी फोटोज को जोड़कर जो है ऐसा कोलाज बना है। ओके, तो इसको एक बार आप खुद से भी देखना कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। तो इसी के चलते इतनी बड़ी राशि जो है मिली है। ओके, तो नॉन फंजाइबल यहाँ पर टोकन जो है उसको, उसके तहत यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज है, उसके तहत यहाँ पर जो है पैसा मिला है। और आगे जो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बात करेंगे रेम्ब्रांट। ओके, और यहाँ पर सूजा की बात करें तो ये दोनों क्या है, जो रेम्ब्रांट, अगर रेम्ब्रांट जो है वो यहाँ पर डच पेंटर रहे हैं। ओके, इनका यहाँ पर काफी पुराना यहाँ पर पेंटिंग्स का काफी खजाना है। ओके,
और सूजा जो है यहाँ पर ये भी गोवा के पेंटर हैं, तो इनका यहाँ पर काफी नाम है पेंटिंग की दुनिया में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इनको भी कॉपी किया जा सकता है, ओके, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है। ओरिजिनल चीज हो तभी उसकी वैल्यू बनती है, ओके। तो जो इस बंदे ने जो इतना पैसा कमाया है, ओके, अपनी जो डिजिटल आर्ट वर्क को यहाँ पर ऑक्शन करके, तो उनका सारा ओरिजिनल था। मई 2007 से वो काम कर रहा है, अपना ओरिजिनल जो है ना हर एक फोटोग्राफ को बना रहा है, तो अभी उसका कोलाज बना के उसने बेचा है, तो उसको इतना यहाँ पर वैल्यू देखने को मिला है। तो इसी के चलते यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो टोकन अभी जो निकल कर आया जेपीजी फाइल के साथ, यहाँ पर ये चीज डिनोट करता है कि वो उसकी ओरिजिनलिटी कितनी है, उसकी यूनिकनेस कितनी है, ओके। तो जो टोकन जो है उसी का नाम यहाँ पर जो है हम एनएफटी जिसको हम बोल रहे हैं, ओके। तो देखो ये जो टोकन बना है, तो ये टोकन किस तरीके से क्रिएट किया गया, ये टोकन भी क्रिएट किया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके, ओके। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत जो है ना, जो हमारी जो करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसीज, वो काम करती है। जैसे बिटकॉइन की अगर हम बात कर लें, ओके, तो बिटकॉइन भी जो है यहाँ पर ये भी एक तरीके का टोकन है जो भी क्रिएट किया जाता है सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो बिटकॉइन भी है, एथेरियम भी है, इसके अलावा बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जिसके ऊपर दुनिया अभी धीरे धीरे भरोसा जता रही है, ओके। हाल ही में 2 हफ्ते पहले जो एलॉन मस्क है, जो टेस्ला ग्रुप के सीईओ, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी मात्रा में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, जिसके तहत एक बिटकॉइन की वैल्यू पता है आपको कितनी है? एक बिटकॉइन की जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू चल रही है ना, वो 40,000 यूएस डॉलर से लेके 50,000 यूएस डॉलर के बीच में लाई करती है। और हाल ही में 2 हफ्ते पहले ये 50,000 से भी एक्सीड कर गई थी, ओके। तो कहने का मतलब एक बिटकॉइन किसके बराबर हो गया? 50,000 यूएस डॉलर के बराबर, ओके। तो 50,000 यूएस डॉलर को आप रुपीस में कन्वर्ट करो, देखो कितने कितने पैसे बनते हैं, ओके। तो इस तरीके से लोग जो है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करें, लेकिन भारत के क्षेत्र में जो है ना, इसके ऊपर बैन लगाने की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भारत के केस में भी बात को समझिए। भारत सरकार क्या कह रही है? भारत सरकार कह रही है, आरबीआई कह रहा है कि हम बाकी जितनी भी तरह की प्राइवेट करेंसीज, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको भारत में नहीं चलने देंगे, ओके। लेकिन भारत जो है ना अपने दम पर अपनी डिजिटल करेंसी जरूर निकालेगा। भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं किया गया, इसके ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत भी कह रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम करेंगे, सही लग रही है ये टेक्नोलॉजी, और इसी के ऊपर जो है ना हम अपनी डिजिटल करेंसी निकालेंगे, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा भारत कॉइन, ओके। तो भारत कॉइन नाम करके जो है ना हम अपनी डिजिटल करेंसी जो है बहुत जल्दी निकालेंगे, और इसके ऊपर भी जो है आने वाले समय में आपको ट्रेड होता नजर आता दिखेगा। लेकिन जो बाहर की बिटकॉइंस वगैरह है, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर अभी बैन लगने के काफी आसार है। लेकिन ऑथर यही बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर बैन मत लगाओ, ओके, इसको खुला रहने दो, इस मार्केट को काफी फायदा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा आगे बात करें, जो क्रिस्टी है, उन्होंने यहाँ पर काफी पहले भी यहाँ पर उनका जो डिजिटल आर्ट है उसको यहाँ पर ऑक्शन किया था। लेकिन उस समय जो यूनिकनेस मापी गई वो यहाँ पर पेपर वर्क के द्वारा मापी गई है, टेस्ट की गई कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। लेकिन प्रेजेंट केस में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, ओके। तो रिसेंट पास्ट की यहाँ पर बात करें कि एक म्यूजिक ग्रुप है जिसका नाम है किंग्स ऑफ लियोन, तो यहाँ पर उन्होंने भी एक नई एल्बम जो थी फ्यू टोकन ऑथेंटिकेटिंग, जो यहाँ पर एनएफटी टोकन की बात करें, तो उसके तहत यहाँ पर इशू हुआ था, यहाँ पर इनकी नई एल्बम थी वो इशू हुई थी। तो यहाँ पर उससे भी यहाँ पर जो था ना ऑथेंटिकेशन पता चल रही थी कि यहाँ पर लिमिटेड एडिशन है, और यहाँ पर कितनी यूनिकनेस है उनकी, ओके। तो मतलब कि एनएफटी जो टोकन सिस्टम है, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इससे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में भी काफी जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। कहने का मतलब कोई चीज कॉपी जो है ना वो आपके सामने नहीं आएगी, जो फेक चीज है वो आपके सामने नहीं आएगी, ओरिजिनल चीज जो है आपके सामने पेश होगी। तो इसका भी दावा यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आने वाले समय में जो यहाँ पर कलेक्टर की आइटम्स हैं, तो यहाँ पर काफी बड़ा जो है वैल्यू जो है समय के हिसाब से वहां पर ऐड होने वाली है, जिनको शौक है यहाँ पर कलेक्शन करने का। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी ज्यादा चीजें जो होगी आने वाले समय में, जिनका ऑप्शन होगा वो थ्रू एनएफटी ही हो, मतलब जो यहाँ पर नॉन फंजाइबल टोकन सिस्टम है, तो इसके तहत ही हो। तो ये भी सिस्टम जो है यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत, बिल्कुल जैसे बिटकॉइन काम करता है, बिल्कुल यही ये जो एनएफटी है ये भी इसी के तरीके से काम करती है। और आखिर में जो ऑथर के द्वारा बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो आइडेंटिकल नहीं है बिटकॉइंस के साथ। तो बिटकॉइन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हूबहू वो सेम हो ऐसा नहीं है, ओके। इसके अलावा बात करें कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वो रिड्यूसिबल नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के साथ। मतलब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, वहां पर उसके बहुत सारे फायदे हैं, ओके। उसको बहुत अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर पैसे की लेन देन से ही हम नहीं इसको मापें। इसके अलावा बात करें कि रेगुलेट करो इन प्रोडक्ट्स को, इनको बैन मत करो, ओके। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज, जो नई टेक्नोलॉजीज अभी आ रही है ना, उनको अभी थोड़ा सा डेवलप होने दो, उनको थोड़ा सांस लेने का मौका दो। अभी देखो अभी आने वाले समय में क्या होता है। हालांकि भारत सरकार जो आरबीआई जो कहती है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है, तो उन्होंने यहाँ पर बैन लगाया हुआ है कि भारतीय लोगों को भी कहा हुआ है कि बिटकॉइंस वगैरह में आप इन्वेस्ट जो है वो मत करें, और ना ही जो है ऐसी कॉइन को हम परमिशन देंगे, हमारा सेंट्रल बैंक परमिशन देगा कि वो जो है भारत में आकर जो है ट्रेड कर सके, ओके।
हम अपनी करेंसी जरूर निकालेंगे, इसके ऊपर जो है बात चर्चाएं जो है वो चल रही है। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, डू वी हैव टू रेजिक द गिग, ए कोर्ट डिसीजन टू ट्रीट उबर ड्राइवर्स एज एम्प्लॉइज कुड मेक लाइफ टफर फॉर पोटेंशियल स्टार्टअप्स। तो देखो इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो उबर के जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात करें, तो उबर, ओला, तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से आम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे टैक्सी के फॉर्म में आपको फैसिलिटीज मिलती, तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी टैक्सीज को जोड़ देते हैं इसके इनके प्लेटफॉर्म्स के तहत। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो उबर और ओला जैसे प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर किसी भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉय। ओके, तो यहाँ पर एम्प्लॉय किसके पास है, अगर आप सपोज करो, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में पहुंचे हो, आप स्टेशन पे उतरे हो, अभी आपको कहीं दूसरी जगह पर पहुंचना है। ओके, तो आप यहाँ पर कोई ओला कैब या उबर कैब जो ना उसको बुक करवा रहे हो। अगर आप उसको बुक करवाओगे तो क्या आप सीधे उस ड्राइवर को यहाँ पर कॉल करोगे? ओके, तो आप तो ऐसा तो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप सीधे ओला या उबर की ऐप खोलोगे, वहां पर जाओगे, उबर को बोलोगे कि मेरी लोकेशन यहाँ पर है और मुझे यहाँ से पिक करिए और मुझे इस लोकेशन तक जाना है। ओके, तो फिर ओला या उबर क्या करेगी, वो आप ही के बिहाफ के ऊपर अपने एम्प्लॉयज, अभी आप जो है ना, आप सॉरी, आप उनके क्लाइंट है। ओके, तो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर वो क्या करेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उसको हायर करेंगे। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन है, जो यहाँ पर गाड़ी चला रहा है, कोई अपनी गाड़ी का मालिक जो कि उबर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ओके, तो उबर वाले उस बंदे को मैसेज भेजेंगे कि आपके आसपास की लोकेशन में ये बंदा खड़ा है, उसको उठाइए और उसकी लोकेशन तक जो है ना यहाँ पर पहुंचा कर आइए। तो ऐसी इकोनॉमी को हम यहाँ पर गिग इकोनॉमी बोलते हैं। ऐसे वर्कर्स को हम यहाँ पर गिग वर्कर्स बोलते हैं। ओके, और अभी क्या हो रहा है, अभी नया डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट, एक कोर्ट के द्वारा जो आया गया। ओके, तो उसी के जो डिसीजन है उसमें ये बात बोली गई है कि जो अभी उबर ड्राइवर्स है ना, उनको अभी उबर का एम्प्लॉइज माना जाएगा। ओके, तो इसी चीज को ये जो है ना डिस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं ऑथर यहाँ पर, कि कह रहे हैं कि गलत बात है। इससे जो नया स्टार्टअप, जो पोटेंशियल है नए स्टार्टअप में, वो खत्म हो सकता है। ओके, और बहुत सारा नुकसान जो है वो देखने को आने वाले समय में मिल सकता है, ये जो डिसीजन कोर्ट का आया। ओके, तो इसके बारे में भी मैं आगे जिक्र करता हूँ, लेकिन शुरुआत में बहुत बढ़िया तरीके से बात को समझाने की यहाँ पर ऑथर ने बात कही है। तो शुरुआत में बात करें कि जो मैच मेकिंग का जो ट्रेडिशन है ना, बहुत पुराना है, ये प्रोफेशन जो है बहुत पुराना है भारत में। तो मैच मेकिंग देखो, अगर किसी भी दो बंदे में मैच करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई बिचौलिया होता है। जैसे हम शुरुआत मैरिज से करें, शादी ब्याह शादियां जो होती है, तो उससे अगर शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई बीच में बिचौलिया होता है। ओके, जो कि दो पार्टीज को आपस में जोड़ता है, रिश्ता जो है आपस में जो है बनवाता है। और दूसरी ओर अगर किसी ने कोई कर्ज वगैरह लेना हो, तो उसी तरीके से वहां पर एक दलाल होता है जो कि बिचौलिया के यहाँ पर काम करता है, जिसके की कॉन्टेक्ट जो है उस पार्टी के साथ भी होते हैं जिस पार्टी के पास अच्छा खासा पैसा होता है, और उस पार्टी के साथ भी होते हैं जिस पार्टी ने लोन उठाना होता है। तो दोनों को वो आपस में मिलाता है। वो खुद से यहाँ पर क्या करता है, जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाता है ना दूसरे को, उतने बड़े पैमाने पर वो दलाली भी लेता है। ओके, कमीशन भी लेता है, और उसी हिसाब से जो है वो पैसा जनरेट करता है, जिसको हम दलाल बोलते हैं या जिसको हम बिचौलिया बोलते हैं। तो ब्याह शादियों में भी ये चीजें होती हैं। ओके, तो वहां पर भी बिचौलिए कई बार पैसे लेते हैं, पैसे लेकर जो है वो रिश्ते करवाते हैं। तो इस तरीके का ये ट्रेडिशन चलता रहा है भारत में। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो यहाँ पर इंडिविजुअल मैच मेकर के सामने आती है, जो बिचौलिए के ऊपर आती है, जब दलाली या फिर जो दलाल जो कहने का मतलब जो दलाली कर रहा है, जो एफिशिएंसी इसके मामले में आ रही है ना, तो वो डिपेंड करता है कि कितने बड़े पैमाने पर उसका नेटवर्क है, कितनी पार्टीज के साथ उसके संबंध है। ओके, तो जितने ज्यादा यहाँ पर बोथ एंड्स के ऊपर जितने ज्यादा बड़े पैमाने पर उसके संबंध होंगे ना, उतने बड़े पैमाने पर उसका यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, तो ये अभी बात की जा रही है मच बिफोर द अराइवल ऑफ द मॉडर्न एज गिग इकोनॉमी। तो अभी गिग इकोनॉमी अभी चल रही है। ओके, तो इससे बहुत पुराने समय की अगर बातें जो है कही जा रही है औरत की तरफ से, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो यहाँ पर बिचौलिए हैं, ओके, तो वो अभी जो है डील मेकिंग करते हैं किसी भी बिजनेस में। तो अभी देखो, अगर उनके यहाँ पर फिजिकल काउंटर पार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जो नए एज प्लेटफॉर्म्स है ना, तो वहां पर वो काम करते हैं किसके ऊपर, कि कम से कम जो है ना कॉस्ट यहाँ पर जो है होनी चाहिए यूजर की, बोथ एंड के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं उबर की एग्जांपल लूं, तो यहाँ पर भी तो एक बिचौलिया है ना, जो ऊबर जो जैसे उबर जो है बिचौलिए के काम कर रहा है, क्लाइंट को जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचा रहा है, और दोनों जो है यहाँ पर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है मुनाफा भी जो है वो भी इनको मिल रहा है। तो अभी इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि अभी जो मुनाफा अभी है ना, अभी ऐसा नहीं है पुराने समय जैसे कि एक ही बार में किसी को लोन दिला दिया तो अच्छी खासी दलाली कमा ली। अभी इसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है कि यूजर को कम से कम खर्चा यूजर का हो, लेकिन आपके यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है ना, वो न बहुत बड़े पैमाने पर हो, तो उसी के ऊपर आपका प्रॉफिट टिका हुआ है। तो अभी उबर का जो नेटवर्क है, तो कोई एक टैक्सी थोड़ी चला रहे हैं वो। ओके,
हजारों के हिसाब से टैक्सियां उनकी चल रही हैं, तो वहां पर से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उनका जुट रहा है, जिससे एक बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी नया जमाना इस जैसा जमाना है। और इसी के चलते आगे बात करें कि जितने भी रेवेन्यू अभी नए प्लेटफॉर्म से निकल कर आ रहे हैं, वो यहाँ पर रिलाई करते हैं कि जितनी बड़े पैमाने पर आप डील्स मेड करो, जितने बड़े पैमाने पर आप डील्स करते हो, कि जितनी ज्यादा डील्स होंगे उतने बड़े पैमाने पर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे मैंने अभी उबर टैक्सीज की एग्जांपल ली है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म चल रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर साथ ही साथ जो यहाँ पर जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि बेटर मैचेस होने के, तो वो भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म ऐसे काम करते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यूजर को सही तरीके से जो है ना, वो जो है सही फैसिलिटी प्रोवाइड करें दोनों एंड के ऊपर, और जो है यूजर से किसी तरीके से इस तरीके का कोई काम ना हो जिससे मतलब कि नेगेटिव कोई इंप्रेशन जाए, और कोई कोई ना कोई किसी तरीके का जो फॉल आउट है ना, वो होना शुरू हो जाए किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जांपल अगर मैं उबर ओला की भी बात करूं, तो इसी क्वेस्ट में वो क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं, इन्फ्लुएंस करती रहती हैं जो उनके क्लाइंट होते हैं उनको। जैसे मैंने शुरुआत में रेलवे स्टेशन की यहाँ पर एग्जाम्पल ली थी कि आप रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे हैं, तो आप क्लाइंट हो ओके उबर के, तो यहाँ पर वो क्लाइंट अपने को कभी भी यहाँ पर जो ना नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, उनको यहाँ पर निराश नहीं कर सकते, जिसके तहत वो क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छी प्राइस डीलिंग देते हैं, आपको अच्छा मार्जिन देते हैं, अब जो दूसरे यहाँ पर आम जो लोकल ऑटो वगैरह चल रहे होते हैं, जहाँ मेट्रोस वगैरह चल रही होती है उनके मुकाबले में। ओके, तो इस तरीके से आपको ना अच्छा खासा एक जो है डील आपको मिलती है, तो उसी डील के अकॉर्डिंग जो है आप आगे जो है रिस्पॉन्ड करते हो, फिर जो है आपके सामने जो है उबर की टैक्सी आ जाती है। तो आपने देखा भी होगा, अगर आपने सफर किया होगा अगर उबर या ओला की टैक्सी, तो आपको जो है ना यहाँ पर भी किसी ना किसी तरीके से आपको कोई कूपन वगैरह मिलता रहता है, जिससे कि मतलब प्राइस थोड़ा कम रहता है। तो इसी के चलते जो अभी जो बात करने जा रहे हैं, तो उबर प्लेटफॉर्म के बारे में अभी जो है अच्छे खासे तरीके से बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। तो क्या बात कर रहे हैं कि जो उबर प्लेटफॉर्म है, तो वो क्या काम करता है यहाँ पर, एक तरीके से ये भी बिचौलिए के रूप में काम करता है। किन किन के बीच में, एक ड्राइवर के बीच में जो कि अपनी गाड़ी चला रहा है, दूसरा यहाँ पर वो क्लाइंट जो यहाँ पर जो है ना राइड लेना चाह रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने डेस्टिनेशन तक जो है पहुंचना चाह रहे हैं। तो उनमें बीच में यहाँ पर जो है ना दलाली करके जो है ना यहाँ पर जो है वो मनी रेज करता है, पैसा कमाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट को ही बेनिफिट्स होते हैं, तो इससे यहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं तो उनको भी कूपन्स वगैरह मिलते हैं, उनको भी इंसेंटिव्स वगैरह मिलते रहते हैं। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वर्क करता है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर रेवेन्यू कमाता है ऊबर। ओके, पहले जमाने में जैसे ब्रोकर्स थे, वैसा नहीं है कि एक ही बार में झटका में लगा लिया और बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर कमा लिया। ओके, जैसे पुराने जमाने में जैसे शाहूकार वगैरह होते थे, जिसके हमने शुरुआत में एग्जांपल्स ली, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे करके इनको छोटा छोटा प्रॉफिट होता है, जिसको इनका यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। ओके, यहाँ पर नेटवर्क बढ़ा लेते हैं, जिसके तहत वो प्रॉफिट काफी बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो अभी ये ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी जो है डिसीजन दिया है पिछले महीने। तो उसने कहा है कि जितने भी ड्राइवर्स जो अभी काम कर रहे हैं, जो ये उबर ऐप है उसके तहत, तो अभी उनको यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा। उनको यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, अभी उनको एम्प्लॉयज माना जाएगा। ओके, जो उबर है उसके, तो यहाँ पर उनको वो सारे बेनिफिट्स देने होंगे जितने भी यहाँ पर बेनिफिट्स बनते हैं उनके एक एम्प्लॉय के नाते। तो यहाँ पर जितने भी मिनिमम वेजेस हैं और इसके अलावा जितने भी सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस है, ओके, जो कि एक एम्प्लॉयज को मिलने चाहिए, तो वो सभी देने होंगे। ओके, तो यहाँ भी इसके रिगार्डिंग अभी बात कर रहे हैं। तो ये गिग इकोनॉमी इसको हम बोलते हैं, ऐसे नेटवर्क को। ओके, इसको हम गिग इकोनॉमी का जो है नाम देते हैं। तो इससे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नए जमाने में जो डिसीजन जो अभी दिया गया ना इसके रिगार्डिंग, उसके बहुत बड़े बड़े जो है ना मायने निकल कर आ रहे हैं। तो क्या मायने यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो पहली बात कर रहे हैं कि जो डेफिनेशन निकल कर आती है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बीच में, तो यहाँ पर वो बेस होती है वन पार्टी कंट्रोल के ऊपर। मतलब एक ही पार्टी जो है यहाँ पर कंट्रोल करती है अपने सारे एम्प्लॉयज को, और उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वो काम देती है, काम बांटती है, उनको उस हिसाब से सैलरीज वगैरह मिलती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें कि एक ही पार्टी कंट्रोल करके चलती है, दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस देखती है। जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस होती है सर्विसेज में, तो उस हिसाब से यहाँ पर वो उनको आगे जो है फर्दर कंटिन्यू करवाती है। उनको जो भी उनका यहाँ पर कंपनसेशन मिलती है वो उनको देती है। तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी होती है, ओके, एम्प्लॉयर की, कि वो कभी भी किसी भी समय जो है ना उसको हायर कर सकता है और फायर कर सकता है, मतलब निकाल भी सकता है जॉब से और जॉब में रख भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। और आगे जो यहाँ पर बात की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो उबर है वो ड्राइवर की जो परफॉर्मेंस है ना उसको मॉनिटर करता है। लेकिन किस तरीके से करता है, जो भी यहाँ पर रेटिंग्स दी जाती है, जो भी राइडर होता है, जो जिसने भी यहाँ पर सफर किया होता है किसी भी इंडिविजुअल उबर की टैक्सी में, तो वो यहाँ पर देखता है कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया है ड्राइवर ने। ओके, मतलब इस तरीके से गाड़ी तो नहीं चलाई है, मतलब कि जिससे जो है एक्सीडेंट की यहाँ पर संभावना रही हो। तो यहाँ पर रेटिंग्स मांगी जाती हैं मतलब आपको यहाँ पर उबर की किसी टैक्सी में सफर करके आपको कैसा लगा। ओके, तो उसी के बिहाफ पर जो है आगे वो जो उबर जो है कंटिन्यू करता है, और से अगर अगर मतलब कि गलत रेटिंग्स आ गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर
अगर ड्राइवर्स जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अगर उस परफॉर्मेंस को अच्छे से वो मीट नहीं करते हैं, और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो यहाँ पर इनके भी अपने अपने जो है बहुत सारे एलिमेंट्स निकल कर आते हैं इनका पूरा स्ट्रक्चर में, इनके पूरे डिजाइन में। तो यहाँ पर अगर कंट्रोल अगर करके चला जाता है एज एन एम्प्लॉय, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर और भी ज्यादा कॉस्ट जो है ना बढ़ जाती है। ओके, तो अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की, तो ये भी एक तरह का बर्डन हो जाएगा ओके ऊबर के ऊपर, कि आपको जो है अपने एम्प्लॉयज को ऐसे जो है बेनिफिट्स देने ही देने होंगे। इसके अलावा और भी जो भत्ते दिए जाते हैं, जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डियरनेस अलाउंस की बात करूं, जैसे महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से यहाँ पर एक छोटा सा अलाउंस होता है, उसको भी यहाँ पर सैलरी में जोड़ दिया जाता है। तो ये भी जो है बोझ हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा ऊबर के ऊपर। तो यहाँ पर बात करें कि ऑलरेडी यहाँ पर ना एक फाइन बैलेंस जो है बना हुआ है ओके, वो जिस तरीके से ड्राइवर्स को कंट्रोल करके चलती है। लेकिन जो ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर ऑर्डर जारी किया है, इसमें थोड़ी सी अभी गड़बड़ नजर आ रही है। मतलब कि ऑलरेडी बहुत स्मूथनिंग, वो ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से जो है काम चल रहा है, लेकिन अभी ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उससे गड़बड़ हो सकती है। और इसके अलावा जो दूसरी बात की जा रही है वो है कि जो उबर है वो एक तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनी है ओके, जो कि यहाँ पर एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट कर रहा है ड्राइवर्स को और राइडर्स को एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड हो रही है जिसके बिहाव पर जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ओके। तो यहाँ पर तभी जो है उबर की एग्जिस्टेंस है ओके, तभी जो है यहाँ पर प्रॉफिट जो है निकल कर आ रहे हैं, वो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो इसके ऊपर इस तरीके से डिपेंडेंट है ओके। मतलब कि एक तरह का ये जो है ना बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा है दो बंदों के बीच में, और दो बंदे कौन कौन से, एक ड्राइवर है, दूसरा जो है राइडर है ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इनके प्रॉफिट जो है वो बन रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें कि ऊबर जो है लॉस में जा रही है, तो लॉस में उसको कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो इसका रिगार्डिंग बात करें कि अपने जो कॉस्ट है उसको सेव कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सर्विस प्रोविजन। तो अपने सर्विस प्रोविजन के ऊपर जो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करे ओके, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। ना कि इस तरीके से आगे बढ़े कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां खरीदें, कार्स खरीदें, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो ड्राइवर्स उनको हायर करें। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करें कि जैसे ट्रेडिशनल वे में टैक्सी सर्विसेज चलती थी, बिल्कुल उसी तरीके से जो है इनको भी अपनी टैक्सी सर्विसेज जो है उनको चलाना होगा। तो यहाँ पर एडिशनल बोझ जो है ना खुद से यहाँ पर नहीं लेना है, किसी तरीके से नई गाड़ियां खरीदनी है और ना ही किसी तरीके से नए ड्राइवर्स को आपने हायर करना है। तो ये यहाँ पर जो है ऐसे आपका पैसा बच सकता है। जैसे ऑलरेडी काम चल रहा है ओके, जो अब यहाँ पर टैक्सी चला रहा है तो उसी को आप हायर करो एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो उसी को आप जो है आगे राइडर के साथ मिलाओ और जो है आप उससे रेवेन्यू जो है उसको जनरेट करो। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो यहाँ पर इक्विटी कंसीडरेशन से कहने के मतलब जो पैसे का मामला है, कितना पैसा यहाँ पर इन्फ्यूज होना है ओके, तो इसके रिगार्डिंग में जो है ऊबर को थोड़ा यहाँ ध्यान रखना होगा, ज्ञान रखना होगा कि अगर ड्राइवर्स के केस में अगर वो ज्यादा बिजनेस नहीं करके यहाँ पर दे रहे हैं ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी उनको यहाँ पर देखना होगा कि कैसे मैं आगे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करूँ, किस तरीके से यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ। तो यहाँ पर बिजनेस जो है वो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर फैलता है ओके, तो यहाँ पर इस मामले के ऊपर भी जो है यहाँ पर डिबेट्स की जा सकती हैं ओके, यहाँ पर चर्चाएं हो सकती हैं इन कंसिडरेशंस के ऊपर भी। तो स्पेशली अगर हम बात करें जो वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट है ओके, तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी भी एक और जैसे यहाँ पर यूके की हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो यहाँ पर टैक्स भी लग सकता है ओके, टैक्स भी यहाँ पर लगता है। जैसे हम बिजनेस की बात करें या इंडिविजुअल्स की बात करें, तो यहाँ पर इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है तो उसकी भी रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो ये भी एक जो है पहलू है जिसको कि हमें यहाँ पर साथ देख के चलना होगा ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मतलब कि जो सही सिद्धांत है उसके हिसाब से जो है आगे काम चलता रहे, इकोनॉमी जो है आगे बढ़ती रहे, उबर जैसे जैसे प्लेटफॉर्म है उनको भी यहाँ पर जो है मौका मिलता रहे और वो आगे बढ़ते रहे। तो अगर अच्छा बिजनेस ड्राइवर नहीं करके दे रहे हैं, तो अगर अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो फिर सैलरीज में भी दिक्कत आ सकती है, फिर कंपनसेशन में दिक्कत आ सकती है। जो यहाँ पर इसके अलावा जो यहाँ पर जो ब्रिटेन की कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है कि इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने, तो उसकी उसमें भी जो है दिक्कत आ सकती है ओके। तो यहाँ पर इक्विटी प्रॉब्लम जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि ऊपर को ओवरऑल जो है ना यहाँ पर पूरा सिनेरियो समझ के जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। और तीसरी जो यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ना, तो यहाँ पर ड्राइवर्स के पास जो है जॉब फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कि किस हिसाब से कौन से समय पर वो काम करना चाह रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से चूज करते हैं वो ओके। तो ये अभी का सिनेरियो अभी ऐसा ही है ओके। तो इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि वो अपने हिसाब से देखते हैं कि किस तरीके से मैंने काम करना है, कैसे जो है मैं अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ मैंने मुकाबला करना है। तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ड्राइवर्स और या उबर के बीच में ओके। सिर्फ यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट है, जिससे यहाँ पर जो उनकी जो रिलेशनशिप है ना वो डिफाइन होती है कि यहाँ पर ऊबर और जो ड्राइवर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर है और एक हायरर के तौर पर है ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो साइन नहीं होता है। जो भी आप ट्रिप लेकर आते हो, जो भी यहाँ पर ड्राइवर जिसको नई ट्रिप मिलती है, तो उसको एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट देखा जाता है ओके। तो ड्राइवर जो है ना उनको पे किया जाता है, उनकी परसेंटेज जितना भी किराया होता है ना उसका कुछ परसेंटेज जो है
यहाँ पर जो है ऊबर रखता है, बाकी सारा पैसा जो है ड्राइवर के पास चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर कोई सैलरी वगैरह नहीं इनको मिलती है। इनको इस तरीके से यहाँ पर जो है जो भी वो देखो ऊबर ही इनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है। ओके, ऊबर ही इनको बोलता है कि फलाना फलानी जगह पर जो है यहाँ पर किसी जगह पर क्लाइंट खड़ा है उसको उठाइए, और फिर बाद में उसी यहाँ पर जो किराया देता है यहाँ पर जो यहाँ पर क्लाइंट होता है, उसी में से यहाँ पर कुछ परसेंटेज जो है ऊबर रखता है, बाकी का यहाँ पर उसको जो ड्राइवर होता है उसको मिल जाता है। तो ये इस सिस्टम के थ्रू जो है यहाँ पर ऊबर काम करता है। इस सिस्टम के थ्रू जो है यहाँ पर ड्राइवर्स को यहाँ पर सैलरी मिलती है या पैसा मिलता है। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर इसको इनको एज ए एम्प्लॉइज अगर ट्रीट किया गया तो उससे क्या होगा कि वो ऊबर ऐप से बाहर जाकर अगर वो यहाँ पर कोई राइड यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, ड्राइवर्स अगर किसी को राइड देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वैसा वो नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से जो भी यहाँ पर कस्टमर्स ऊबर के द्वारा यहाँ पर जो है इनको प्रदान किए गए, इनको यहाँ पर उन्हीं को उठाना होगा और उन्हीं को यहाँ पर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है छोड़कर आना होगा। तो ऐसा अगर ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर करते तो ये ऐसा ये कर सकते थे। ये यहाँ पर ऊबर के अलावा भी अगर इनके पास कोई यहाँ पर क्लाइंट आता तो उसको भी यहाँ पर उठाकर उसके डेस्टिनेशन तक जो था वो पहुंचा सकते थे, अगर एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ये काम करते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयज के तौर पर काम करा तो जैसे ही ऊबर इनको जैसे डायरेक्ट करेगा इनको उसी तरीके से काम करना होगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर जो आगे चलेंगे जिस तरीके से जो यहाँ पर ऊबर का यहाँ पर कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर जो कोर्ट का डिसीजन लेकर आया है तो यहाँ पर जो ना जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट है तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कम से कम किया जाए। ओके, जिससे क्या होगा यहाँ पर चॉइसेस जो है ना यहाँ पर पोटेंशियल स्टार्टअप्स की वो टफ हो जाएगी। ओके, मतलब कि जो नया स्टार्टअप है ऊबर जैसा ओला जैसा, तो यहाँ पर टफ यहाँ पर जो शुरुआती जो इनका दौर अभी चल रहा है, तो शुरुआत में अगर इनको थोड़ा ज्यादा टफ कर देगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी तरीके की यहाँ पर सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है ना जिस तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है जो कोर्ट है उसके द्वारा इसमें यहाँ पर इंटरवीन करने की, तो यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा का यहाँ पर जो थ्रेश होल्ड है यूजर्स का और सर्विस प्रोवाइडर्स का, उसको अच्छे तरीके से पहले उसकी जो जितनी कॉम्प्लायंस कॉस्ट निकल कर आती है उसको यहाँ पर जांच लेना चाहिए, यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो हार्ड डेज है, यहाँ पर जो ये नए यहाँ पर न्यू एज एसेट लाइट बिजनेस जैसे यहाँ पर उबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुरुआती दौर से ही यहाँ पर जो ना यहाँ पर अच्छे तरीके से बड़े नहीं है। ओके, तो बहुत सारी रुकावटों का इनको सामना करना पड़ा है शुरू से। तो अभी इनके जो हार्ड डेज हैं तो अभी और इनको लंबा कर दिया गया है। ओके, तो अभी और मतलब ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा और टफ कंपटीशन जो है इनके सामने आ गया है, या फिर जो हार्ड रूल्स है वो इनके सामने आ गए हैं। ओके, तो ऑलरेडी देखो जब इन्होंने अपना स्टार्टअप को शुरुआत की तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसा जुटाया था इंसेंटिव के रूप में, जो क्लाइंट्स को इंसेंटिव देते थे, बहुत सस्ती राइड जो थे प्रोवाइड करते थे। तो जो सस्ती जो राइड प्रोवाइड होती है कहीं ना कहीं सब पैसा तो देना ही पड़ता है ना ड्राइवर्स को। ओके, तो यहाँ पर जो फ्यूल कंजप्शन वो तो हो ही रही है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था। ओके, तो इस तरीके से ये शुरुआत इन्होंने की थी, तो यहाँ पर बहुत हार्ड शुरुआत रही है जितने भी इस तरह के सॉफ्टवेयर है इनकी। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो कॉस्ट इम्प्लीमेशन है वो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा कि ज्यादा कॉस्ट यहाँ पर ना हो। इसके अलावा जो यहाँ पर R&D के ऊपर खर्चा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो ये भी यहाँ पर जो इसके रिगार्डिंग भी हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े बिजनेस है उन्होंने यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया हुआ है जो कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, ताकि कि यहाँ पर जो यूजर इंटरफेस है, जो यूजर एक्सपीरियंस है, इसको और इम्प्रूव किया जाए। तो अगर अच्छा खासा या अगर कॉस्ट इम्प्लीकेशन होगा तभी जाकर जो इनको भी फायदा होगा ना, जिन्होंने यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है। और इसके अलावा आगे बात की जा रही है कि अगर एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर लगा दी जाएगी ऊबर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पर जो उनकी एबिलिटीज है उनको हम लिमिट कर देंगे, उनको एक दायरे में बांध देंगे। ओके, तो जिस तरीके से यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें और कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पर पेयर करके चले ड्राइवर्स को राइडर के साथ। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में कमी देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर चाह रहे हैं कि किसी डेस्टिनेशन को यहाँ पर उनको पहुंचाया जाए किसी ना किसी ड्राइवर्स के थ्रू, किसी ना किसी ऐप को यूज करके। अभी लोगों को आदत पड़नी शुरू हो गई है। ओके, मतलब जो भी यहाँ पर बड़े बड़े शहर है तो वहां पर ये ओला उबर ये आम चीजें हो चुकी हैं। तो अभी अगर धीरे धीरे से यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट बढ़ती तो यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट जो है लास्ट माइल हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्लाइंट है उसी के ऊपर जाएगी, और उसी से यहाँ पर पैसा इकट्ठा करके जो अगर एम्प्लॉयज के तौर पर भी अगर ट्रीट किया जाता है यहाँ पर ड्राइवर्स को, तो उनको यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो बेनिफिट्स है वो देने होंगे। तो यहाँ पर अगर राइडिंग की बात करें तो राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर एक पपेटरी हो चुके हैं ये, या एक तरीके से कह सकते हैं पपेट की तरह काम करते हैं of interdependent choices of by the two sets of participants who engage on it, drivers and riders। तो इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक तरीके से कठपुतली की तरह अब यहाँ पर काम करेंगे, इनको किसी ना किसी तरीके का यहाँ पर चॉइसेस प्रोवाइड करते करते। तो यहाँ पर जो कैश बर्न की भी यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अगर राइडर्स की भी बात करें, ओके, तो इसके अलावा अगर हम उबर की भी बात करें तो अभी पिछले कुछ समय से बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना पैसा जो है यहाँ इन्होंने बड़े समय में यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके तहत यहाँ पर ये प्रॉफिट जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अभी कमाना शुरू हुए हैं।
ओके, तो अभी ये इनकी स्टार्टिंग एज है, तो स्टार्टिंग एज में दोबारा से इनके ऊपर कोई धक्का ऐसा लगा देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। और आखिर में जो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कंट्रोल बढ़ा देंगे ऐसे बिजनेस एक्सरसाइजेस का, तो यहाँ पर जो भी आप इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके का भी हमने कंट्रोल रखना है, तो वो कंट्रोल बिल्कुल एक लाइट टच रेगुलेशन हो। ओके, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कंट्रोल अपना नहीं बढ़ाना है, सिर्फ लाइट टच रेगुलेशन जो है इनको करके आगे बढ़ाते जाओ। यहाँ पर ड्राइवर जो है उनको यहाँ पर जॉब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करो कि अपने हिसाब से वो टाइम जो है टाइम स्लॉट चूज करें, उस हिसाब से यहाँ पर काम करें। इसके अलावा अगर अगर पैसे की बात करेंगे, जो इक्विटी कंसिडरेशंस की अगर आप बात कर रहे हो, तो इनको यहाँ पर टैक्सेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन का टूल यूज करके आप जो है यहाँ पर इसका काम चला सकते हो। ओके, जितना भी इनको पैसा चाहिए हो, ओके, तो इसको भी यहाँ पर जो है इस तरीके से आप पैसा जुटा सकते हो। इसके अलावा अगर कोविड-19 की बात करें, तो उस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बिजनेस जो है ना वो खत्म हो रहे हैं। ओके, मतलब कि सूखा पड़ा हुआ है बहुत सारे यहाँ पर बिजनेसेस में, तो यहाँ पर अगर कोई बिजनेस दोबारा से यहाँ पर रिवाइव हो रहा है, तो इस तरीके से हमें सही ढंग से यहाँ पर आगे बढ़ना है। ओके, इक्विटी जो है ना यहाँ पर इमीडिएट कंसर्न है, पैसे के बिना यहाँ पर काम नहीं बनेगा। जब तक पैसा यहाँ पर किसी कंपनी के पास रहेगा, तभी तो यहाँ पर फ्लो में पैसा चलेगा, तभी जाकर कंपनी आगे बढ़ेगी, तभी प्रोग्रेस होगी। तो यहाँ पर कोर्ट रूलिंग जो है ना यहाँ पर बेसिक डिजाइन के साथ यहाँ पर टिंकर कर रही है, तो इनको यहाँ पर जो है ना सही तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में ना, लंबे समय में यहाँ पर अच्छा खासा फ्यूचर ऐसी एप्स का है। तो अगर ऐसी कोई रूलिंग आएगी, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दी जाएगी, तो फिर पता नहीं, हम कह नहीं सकते कि फ्यूचर में ये किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। तो इस आर्टिकल के जो ऑथर उनका नाम है डिसूजा, वो डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, एंड अग्रवाला इन इज एसोसिएट प्रोफेसर अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में यहाँ पर जो अडानी इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर ये प्रोफेसर भी हैं। तो अभी बात करेंगे फ्रंट पेज न्यूज की। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि विड्रॉ परपेचुअल बॉन्ड रूल, फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट सेबी। तो हाल ही में हमने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें हमारा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो एक नई डायरेक्टिव, नया रूल लेकर आया है, जिसके तहत वो बात कर रहा है कि परपेचुअल बॉन्ड में जो है ना म्यूचुअल फंड्स को कन्वर्ट करो। ओके, तो यहाँ पर 100 ईयर इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर परपेचुअल बॉन्ड्स होते क्या है? परपेचुअल बॉन्ड्स में ऐसा होता है कि आपकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं रहेगी। ओके, बाकी इसके अलावा जितने भी बॉन्ड साइन होते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी डेट होती है, जहां तक जो है इन्वेस्टर्स को कोई कंपनी जो है इंटरेस्ट देती रहेगी, और यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न जो है उनको मिलता रहेगा। ओके, और जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, जिस डेट पे यहाँ पर मैच्योर हो जाएगा उनका पैसा, तो उस समय जो यहाँ पर कंपनी होती है, तो वो क्या करती है, प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटा देती है, इन्वेस्टर्स को जितना भी यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, ब्याज बनता है, वो भी लौटा देती है। ओके, तो उसके बाद फिर एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, उस डेट के बाद से। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है सेबी के द्वारा, कि जो म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है ना, तो म्यूचुअल फंड्स को जितना भी यहाँ पर कर्जा है, ओके, तो यहाँ पर देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो जो भी हमारे बैंक है ना, तो बैंकिंग अदारे भी जो उनके पास जब कैपिटल की कमी होती है, तो वो इसी म्यूचुअल फंड्स के तहत जो है यहाँ पर पैसा जुटाते हैं, अपने जो बैंकों में लिक्विडिटी ना उसको यहाँ पर बरकरार रखते हैं। ओके, अगर लिक्विडिटी बैंकों के पास यहाँ पर बरकरार नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? ऐसा होगा कि डिपॉजिटर अपना पैसा ही आप निकलवाने जा रहे हैं, तो बैंक कह रहा है कि मैं आपको, आप 100 रुपया मांगने जा रहे हो, बैंक कह रहा है मैं आपको सिर्फ 50 रुपए दे पाऊंगा, क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरीके से बैंक जो है ना, इस तरीके से जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी पैसा रेज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसल 3 का नॉर्म्स होता है, उसको लागू करके, तो यहाँ पर टायर 2 का बॉन्ड भी इसको बोलते हैं, जिस बॉन्ड के तहत जो है बैंक पैसा उठाते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको परपेचुअल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करने की बात करेंगे, कोई मेच्योरिटी डेट नहीं रहेगी, तो इसको यहाँ पर 100 साल का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है। ओके, मेच्योरिटी डेट यहाँ पर 100 साल तक यहाँ पर लगाई गई है। तो इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है सेबी को कि इसको आप वापस लिए रूल को, ये सही नहीं है। ओके, तो इससे यहाँ पर देखो मार्केट में अभी जो ये रूल आने के बाद जो यहाँ पर इनिशियल ट्रेडिंग हुई ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर देखो बहुत कम यहाँ पर जो है ट्रेडिंग देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन देखने को मिली है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो लॉन्ग इन्वेस्टर्स है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड जो यहाँ पर उसमें रिगार्डिंग वो चाह रहे हैं कि वहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, क्योंकि वहां पर ज्यादा जो यील्ड है वो निकल कर जो है वो आ रहा है। ओके, जो प्रोविडेंट फंड होते हैं वहां पर, तो म्यूचुअल फंड से वो पैसा निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर वर्बर ऑफर हुआ है बाय करने का, तो यहाँ पर 20 से 80 जो है बेसिस पॉइंट्स का हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है यूजर के मुताबिक। तो यहाँ पर ओवरऑल जिनके यहाँ पर बॉन्ड्स में यहाँ पर चेंज देखने को मिला, तो ये अलग अलग बैंक्स हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखे तो देख सकते हो। तो यहाँ पर जो यील्ड रफली जो निकल कर आया, सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट से ज्यादा निकल कर आया, जो जितनी भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है, डील जो नहीं यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग देखी गई है, हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर। तो जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस 100 ईयर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को आप विड्रॉ करो, इसको रूल को आप खत्म करो। और आगे जो न्यूज वहां पर बात करें कि अभी कल ही शुक्रवार को 12 मार्च को जो है पहली जो है क्वाड्रिलेटरल समिट हुई, जिसको हम क्वाड ग्रुप बोलते हैं। तो क्वाड ग्रुप यहाँ पर 4 मुल्कों को इकट्ठा करके ग्रुप बनता है, जिसका नाम है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
ओके, तो यहाँ पर इनके तहत अभी जो पहली मीटिंग हुई जिसको कि जो बाइडेन ने यहाँ पर चेयर किया था, तो वहां पर एक टारगेट रखा गया है कि 1 बिलियन वैक्सीन जो है हम 2022 तक बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी का यहाँ पर ये बयान आया है। तो यहाँ पर जिस तरीके का जिस पैटर्न को ये अपनाकर चलेंगे ना, उसमें ये बात कही गई है कि वैक्सीन को अभी आने वाले समय में यूएस जो है ना वो डेवलप करेगा, लेकिन मैन्युफैक्चर कौन करेगा? इंडिया। और फाइनेंस कौन करेगा? फाइनेंस भी यहाँ पर जापान करेगा और दूसरा यूएस करेगा। और जो लॉजिस्टिकली जो सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो इस सभी तरीके से यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी आइलैंड स्टेट्स है वहां पर जो है वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना उसको चैलेंज किया जा सके, उसको कम किया जा सके इस इंडो पैसिफिक रीजन में। तो बेसिकली क्वाड ग्रुप को बनाया ही इसलिए गया है कि यहाँ पर चाइना को काउंटर करना है, इन चारों ने मिलकर। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक को एक फ्री ओशन रखना है कि चाइना किसी तरीके का डोमिनेंस यहाँ पर ना बना पाए, अपनी दादागिरी वगैरह ना वो ना चला पाए। तो इसी के तहत यहाँ पर यूएस के द्वारा ना अपनी अलग से एक कमांड भी बनाई हुई है अपनी यहाँ पर आर्मी की, जिसका नाम है यहाँ पर यूएस पैसिफिक कमांड। ओके, तो पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में तैनात है। तो यहाँ पर उनके वारशिप्स वगैरह यूएस के लगे हुए हैं। और आगे जो न्यूज है वो भी फ्रंट पेज में से। तो यहाँ पर जो वर्किंग वुमेन है, ओके, यहाँ पर जो वर्क फ्रॉम होम इस कंसेप्ट के ऊपर जो इसके तहत जो यहाँ पर घर से काम कर रही है, ओके, वर्किंग वुमेन, तो उनकी कुछ परेशानियां जो है वो सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि बहुत सारे फीमेल एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि अपने ऑफिस में दोबारा वापस आना चाहती हैं कि ताकि जो उनका वर्क और जो लाइफ का बैलेंस है वो उसको यहाँ पर जो है ना बरकरार रखा जाए। तो कुछ बातें यहाँ पर कही जा रही है कि पहली बात तो कर रहे हैं कि जो 2/3 ऑफ द जॉब जो थी वो चली गई वोमेन्स की, परमानेंटली चली गई कोविड-19 के चलते। ओके, और जिनको यहाँ पर जिनकी नौकरी बची हुई है वो घर से बैठकर काम कर रही है लेडीज। तो यहाँ पर वो कह रही है कि यहाँ पर उनकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो उनका काम है, तो उसमें यहाँ पर जो है ना इनका भी ऐसा समय चल रहा है कि उसमें जगल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं उनसे हो पा रहा। ओके, ना ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ना ही जो यहाँ पर ऑफिस का काम है। तो इसके अलावा यहाँ पर 7 in 10 वुमेन जो जो वर्किंग वुमेन है, इसके अलावा जो यहाँ पर वर्किंग मदर्स है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो फैमिली को मैनेज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर मैनेज करना, उससे ऐसा हो रहा है कि उनकी यहाँ पर जो करियर अपॉर्चुनिटीज है ना, उस करियर में जो उनकी डेवलपमेंट है वो यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। ओके, तो ये यहाँ पर जो है सोर्स है लिंक्डइन, उसके द्वारा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 के तहत ये बात की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर एक वी वर्क इंडिया के तहत यहाँ पर बात करें कि 40% वुमेन अमंग यूजर्स हु अवेल्ड फॉर वी वर्क ऑन डिमांड ऑन 1 डे असेस पास लॉन्च्ड इन Q4 ऑफ 2020। तो एक तरीके का सर्वे है, ओके, जिस तरीके से यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो वोमेन्स है उनका यहाँ पर क्या नजरिया निकल कर आ रहा है वर्क फ्रॉम होम वाले यहाँ पर कॉन्सेप्ट के ऊपर। और आगे जो न्यूज है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर जो ओयो होटल्स, ओके, तो ओयो आप देखते होंगे ऐप, एक तरह के ऐप है मोबाइल फोन के ऊपर। आप अगर किसी भी होटल के ऊपर सर्च आप कर रहे हो कि रेस्टोरेंट पे अगर आप सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर ये ओयो ऐप काफी जो है पॉपुलर है। लेकिन अभी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं चल रही, जिसके तहत यहाँ पर ना जितने भी यहाँ पर जिनकी जो को वर्किंग स्पेसेस है जिनके तहत ये जुड़े हुए हैं, ओके, तो ये उनको ये रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिड्यूस करने का यहाँ पर जो इनका मेन मकसद है वो है कि खर्चा कम करना और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर यहाँ पर जो फोकस करें। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत जिनकी भी इतनी यहाँ पर पार्टनरशिप्स जिन जिनके भी साथ हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें होटल्स के मामले में, अगर और बिजनेस के मामले में, तो यहाँ पर थोड़ी सी कटौती यहाँ पर जो है ये करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये विड्रॉ करेंगे फ्रॉम को वर्किंग अरेंजमेंट्स इन हैदराबाद, गुड़गांव, मुंबई। और इसके अलावा यहाँ पर जो बेड्स हैं होटल्स में, जिनको मतलब कि ये डायरेक्टली बुक करते हैं यहाँ पर क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर, तो उसमें भी यहाँ पर ये कमी करेंगे, उसको यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा जो को लिविंग बिजनेस है ओयो लाइफ की, उसमें भी यहाँ पर रिडक्शन होगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 के चलते इनके बिजनेस के ऊपर भी, और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के चलते यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज में यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये चेंज कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, ताकि जो कि जितनी इनके पास है उन्हीं की यहाँ पर अच्छी खासी वैल्यू जो है वो जनरेट की जाए। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो दूसरा ट्रंक है ना एसडीआरएफ का, वो उसको रिलीज कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो ये एसडीआरएफ है क्या? इसका मतलब है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। तो अभी देखो लॉकडाउन लगे हुए अभी साल हो गया लगभग, तो यहाँ पर एक साल बाद जो है अभी दूसरा जो ट्रैक है जो ना भारत सरकार ने रिलीज किया है, जिसका यहाँ पर अमाउंट है 20,000 करोड़। तो ये एक तरीके के फाइनेंशियल असिस्टेंस है स्टेट्स के लिए। तो जिन स्टेट्स के लिए अभी ये फंड नहीं दिया गया, तो जिनके लिए रिलीज नहीं किया, वो है झारखंड, पंजाब, केरला, गोवा और यूपी। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी जो इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी थी, सालाना रिपोर्ट, कि कितना खर्चा इन्होंने किया है जो इनके पास जो पहले यहाँ पर फंड किया था, तो उसके रिगार्डिंग अभी इन्होंने कोई भी रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं की है। जब तक ये पहली रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे तब तक दूसरा जो ट्रंक है वो इनको अभी नहीं जो है जारी किया जाएगा। तो लेकिन इसके अलावा 20,000 करोड़ जो है जो बाकी के राज्य उनको दे दिया गया है। तो ये देखो इस यहाँ पर लिस्ट में पूरे पूरे नंबर्स हैं, ओके, जो जो राज्यों के यहाँ पर जो एसडीआरएफ 1 भी मिला, एसडीआरएफ 2 भी मिला, और एनडीआरएफ के तहत भी यहाँ पर जो है यहाँ पर फंड दिया गया है। तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये अमाउंट है जितनी जितनी अमाउंट जो है जितने राज्यों को जो है मिली है, ये इन करोड़ है, ओके, इन करोड़।
और आगे जो न्यूज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया वर्डिक्ट दिया है, एक नई रूलिंग दी है, जिसके तहत कहा है कि राज्य जो है ना अपने ब्यूरोक्रेट्स को एज ए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर एक राज्य की यहाँ पर रिपोर्ट थी जहां पर क्या हो रहा है कि गोवा राज्य है जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि उनके यहाँ पर जो लॉ सेक्रेटरी थे उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया था स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ओके, तो एज ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वो यहाँ पर वर्क कर रहे थे, और साथ ही यहाँ पर जो पंचायत की इलेक्शन हुए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, तो उनको भी यहाँ पर जो थे यहाँ पर एज ए लीड कर रहे थे। ओके, चेयर कर रहे थे। तो इसी चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दो दो काम जो है ना एक ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना इलेक्शन कमिश्नर के मामले में अगर किसी भी तरीके का भी यहाँ पर चेयरपर्सन लगाना है तो वो यहाँ पर इंटरवीन नहीं कर सकते। ओके, तो इसी के तहत यहाँ पर जो है वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का। और कोर्ट ने ये भी बात कही कि अगर आपने अपने ब्यूरोक्रेट को यहाँ पर जो है अपॉइंट करना है, ओके, इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर उनको जो उनकी जो पहली नौकरी है उनको उससे रिजाइन करना होगा, फिर ही जो है यहाँ पर वो उसको इलेक्शन कमिश्नर जो है आप लगा सकते हो। और आगे न्यूज है कोविड 19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि जो भारत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ना, तो उसको अभी रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि जो इजराइल, यूके जैसे जो कंट्री है, यूएस जैसे जो कंट्री है, तो उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत बड़े पैमाने पर गियर अप किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर वो बड़े बड़े जो है ना यहाँ पर डोजेस की डिमांड कर रहे हैं। कोई यहाँ पर 10 मिलियन डोजेस मांग रहा है, कोई 20 मिलियन डोजेस मांग रहा है भारत से ही। ओके, तो यहाँ पर वो तैनात कर रहे हैं, तो उनके जो एडल्ट हैं तो उनको यहाँ पर जून महीने तक वो जो है ना वैक्सीनेट कर देंगे जितनी जितनी भी आबादी इजराइल, यूके और यूएस में है। ओके, और अगर इंडिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है ना, जिस हिसाब से यहाँ पर हमारा पेस चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, अगर इसी तरीके से आगे चलता रहा ना तो हमें 8 साल लग जाएंगे हमारे जो अडल्ट हैं उनको वैक्सीनेट करते करते। ओके, तो कहने का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर हमें अभी रफ्तार बढ़ानी होगी, वैक्सीन प्रोडक्शन भी बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर 100 पीपल के हिसाब से यहाँ पर डाटा जो है बताया जा रहा है, कंपैरिजन बताया जा रहा है। जैसे इसराइल यहाँ पर अगर पर 100 पीपल की बात करें तो 103 लोगों को उन्होंने यहाँ पर जो है एडल्ट लोगों को इंजेक्ट कर दिया है, इंजेक्शन लगा दिया है। अगर चिली की बात करें तो यहाँ पर 100 में से 29% जो बंदे हैं उनको यहाँ पर जो एडल्ट है उनको वैक्सीनेट कर दिया। यूएई ने यहाँ पर 63 को यहाँ पर वैक्सीनेट कर दिया है, यूएसए ने 28 को कर दिया है, यूके ने 35 को कर दिया, और इंडिया ने सिर्फ 1.86 लोगों को ही पर 100 जो है यहाँ पर वैक्सीनेट किया है। तो कितना पीछे चल रहा है भारत। और आगे जो न्यूज़ वही सेम पेज में से। तो यहाँ पर जो हमारा WHO, तो उन्होंने ये बात कही है कि कोई रीजन नहीं है कि जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। कल ही हमने यहाँ पर न्यूज डिस्कस की थी कि डेनमार्क, नॉर्वे जैसे मुल्कों ने यहाँ पर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर सस्पेंशन दे दी है जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था, और जिसी का फार्मूला यूज करके हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो भी वैक्सीन बना रहा है जिसका नाम है कोविशील्ड। ओके, तो अभी जो WHO वो कह रहा है कि ऐसा कोई रीजन नहीं है कि एस्ट्राजेनेका को जो वैक्सीन है वो खराब है, इस तरीके का कोई यहाँ पर कारण नहीं है। कुछ कंट्रीज ने यहाँ पर सस्पेंशन जरूर लगाई है, वो उसका रीजन ये था कि जब वैक्सीन लगा रहे तो ब्लड क्लॉट जो थे ना यहाँ पर खून जमना शुरू हो गया था वही उसी एरियाज में जहां पर वैक्सीन लग रही थी। ओके, तो इसके बारे में WHO ने कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई लिंक नहीं है। ओके, वैक्सीन के साथ, क्लॉटिंग के साथ यहाँ पर वैक्सीन का कोई लिंक नहीं है। क्लॉटिंग का कोई रीजन कोई और हो सकता है। ओके, जिन जिन लोगों को यहाँ पर क्लॉटिंग का सामना करना पड़ा। ओके, तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तो आगे भी सेम पेज में से न्यूज है। तो यहाँ पर जो टाटा मोटर्स है ना, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी एक गाड़ी बनाई जिसका नाम है नेक्सन ईवी। ओके, जो यहाँ पर बैटरी से चलती है। तो यहाँ पर यूजर्स ने यहाँ पर ना क्लेम किया है कि यहाँ पर जो रेंज है ना इसकी कार रेंज, तो उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है। तो एक्चुअल में रेंज जो बताई गई है जो एडवर्टाइजमेंट में, तो वो है 312 किलोमीटर की, कि अगर एक बार आप चार्ज कर ले तो जो यहाँ पर सर्टिफाई भी किया जाता है जो हमारा ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा, तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया कि 312 किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी एक बार चार्ज करने के। लेकिन जो यहाँ पर कस्टमर्स है वो कह रहे हैं कि 220 से 250 किलोमीटर में यहाँ पर चार्ज जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब उसको हम चार्ज करते हैं। तो ये 70 से 80% रहता है जो यहाँ पर क्लेम किया गया था उसके रिगार्डिंग। तो इसी के चलते देखो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, जो केजरीवाल सरकार है वो सब्सिडी दे रही है, वो 1.5 लाख तक की सब्सिडी दे रही है कि अगर दिल्ली के लोग जो है ना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है। ओके, तो इसके अलावा और भी यहाँ पर बेनिफिट्स जो है दिल्ली सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टाटा नेक्सन के ऊपर ना ये 1.5 लाख वाली सब्सिडी जो थी इसको देना बंद कर दिया। ओके, तो उसको सब्सिडी को देने को यहाँ पर रीजन यही बताया गया कि यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह थे वो सही तरीके से यहाँ पर जो है वो रफ्तार जितनी यहाँ पर रेंज होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके तहत यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया। ओके, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब केस गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है कि जो अभी जो सब्सिडी आप देते हो ना गाड़ियों को, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते नेक्सॉन के ऊपर। ओके, तो अभी जो है ना अभी दिल्ली गवर्नमेंट को जो है सब्सिडी वो देनी होगी अभी नेक्सन के ऊपर भी। तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसका भी हम सोल्यूशन जो है जल्दी कर लेंगे। तो अभी जो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट जो कैंसिल कर रही थी उसको अभी कैंसिल नहीं करना, वो अभी जो है ना कंटिन्यू करेगी इस सब्सिडी को, जो बाकी के जो ईवी व्हीकल्स है नेक्सन के भी, उसको भी यहाँ पर सब्सिडी इसके रिगार्डिंग देनी होगी। और अभी खबर है 80 मार्केट्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर
जो हमारे सेंसेक्स है और निफ्टी है, कल यहाँ पर इनमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि दोबारा से जो यूएस बॉन्ड यील्ड वहां पर ज्यादा रिटर्न देखने को मिला, तो इन्वेस्टर्स ने पैसा यहाँ से फिर खींचा है। ओके, तो यहाँ पर 48.7 पॉइंट जो है हमारा सेंसेक्स स्लिप कर गया, निफ्टी भी यहाँ पर 143 पॉइंट स्लिप कर गया। और यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से लगातार यही चीज देखने को मिली, थोड़ा बहुत यहाँ पर गेन आता है, फिर यहाँ पर गिरावट हो जाती है। और यहाँ पर कुछ कंपनीज है जिनको थोड़ा बहुत गेन हुआ, जहां पर इन्वेस्टमेंट आई, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाइटन कंपनी, ओएनजीसी, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस है। और इसके अलावा लोजर है, जहां से पैसा निकला है। ओके, तो ये इन कंपनीज के नाम आपके सामने है। तो ये निफ्टी के अलग अलग इंडेक्सेस हैं। ओके, निफ्टी का पीएसयू बैंक है, निफ्टी का ऑटो है। तो यहाँ पर तकरीबन सब जगह जो है नेगेटिव में यहाँ पर चेंज देखने को मिला है। ओके, तो पैसा थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर निकला है। तो करंट सिचुएशन ये आपके सामने है। तो यहाँ पर देखो, जब भी यूएस बॉन्ड यील्ड बनता बनता है ना, मतलब यूएस जब यहाँ पर बॉन्ड साइन करवाता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करता है, वहीं पर जाके ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि वहां अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, बॉन्ड का यील्ड अच्छा खासा मिल जाता है। तो इसका प्रभाव सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं पड़ता, इसका प्रभाव जो एशिया की बाकी मार्केट्स हैं, ओके, तो वहां पर भी जो है इन्वेस्टर अगर वहां उन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा होता तो वो भी फिर बाईपास करके यूएस की ओर चला जाता है। ओके, तो सभी मार्केट्स के ऊपर जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। देखो, यूएस की मार्केट ज्यादा स्टेबल है बाकी यहाँ पर फॉरेन मार्केट्स के मुकाबले में, तो इसी के चलते इन्वेस्टर्स वहां पर पैसा लगाना ज्यादा यहाँ पर सेफ समझता है, और ज्यादा उनको सिक्योरिटी जो है वहां पर फील होती है, और अच्छा खासा रिटर्न जो है वो भी उनको मिल जाता है। और आगे जो न्यूज है, तो यहाँ पर जो हमारा एक इंडस्ट्री बॉडी जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो उन्होंने यहाँ पर जो सेबी है ना, तो उसको यहाँ पर सपोर्ट किया है कि यहाँ पर सेबी ने बिल्कुल यहाँ पर जो डायरेक्टिव दिया है वो सही है, उसके साथ वो यहाँ पर एग्री करते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना सेबी का, वो यही है कि फेयर वैल्यूएशन जो है ना वो होनी चाहिए यहाँ पर बॉन्ड्स की। ओके, बॉन्ड मार्केट में, तो इसी के चलते यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जो इसको कहा गया है कि कन्वर्ट करें परपेचुअल बॉन्ड में। परपेचुअल बॉन्ड में मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इसको फेयर रेवोल्यूशन का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है सेबी का कहा जा रहा है, जो हमारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, इसके द्वारा। और आगे जो न्यूज है वो है इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो हमारी फूड मिनिस्ट्री है ना, उनके द्वारा शुक्रवार को मेरा राशन मोबाइल ऐप जो वो लॉन्च कर दिया गया है। इससे यहाँ पर जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर मदद मिलेगी, खासतौर पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको। तो वो सब्सिडाइज जो फूड ग्रेन्स है, तो वो किसी भी फेयर प्राइस पे, किसी भी यहाँ पर जो फेयर प्राइस शॉप्स होंगी, तो वहां से खरीद सकते हैं, पूरी कंट्री में कहीं पर भी। ओके, तो यहाँ पर जो इस यहाँ पर इस ऐप के तहत यहाँ पर ये बात कही जा रही है, जो फूड सेक्रेटरी है सुधांशु पांडे, उनके द्वारा की वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है ना, उसके तहत यहाँ पर जो है कुछ ही महीनों में यहाँ पर जो उसको रोल आउट कर दिया जाएगा। ओके, तो इसकी या नई स्कीम जो है इसको लाया जा रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ओके, तो पहले काफी लंबे समय से इसकी बात चल रही थी, इसको अभी कुछ ही समय में जो है रोल आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो है एट प्रेजेंट 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर जो है ONORC यहाँ पर स्कीम के तहत जो है इनको कवर किया जाएगा। ओके, तो इसके अलावा जो बाकी के 4 राज्य, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर इनको भी यहाँ पर बाकी के कुछ महीनों में यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा, इस स्कीम के दायरे में जो है ले आया जाएगा। तो अभी पूरे भारत में अभी जो है स्कीम जो है फैलाई नहीं गई है, अभी कुछ राज्य अभी भी बाकी हैं। तो इस यहाँ पर जो स्कीम के तहत यहाँ पर 690 मिलियन पीपल जो है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है यहाँ पर इनको फायदा जो है मिलने वाला है। और आगे भी सेम पेज में से न्यूज है, तो यहाँ पर भारत कह रहा है कि जापान की पार्टिसिपेशन जो है ना, वो हम देख रहे हैं कि जापान जो है पीएलएस स्कीम के तहत जो है भारत में यहाँ पर पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर कहना है जो गुरु प्रसाद मोहपात्रा है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के, तो प्रोडक्शन लाइन स्कीम जो है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा हाल ही में यहाँ पर कोविड-19 के बाद जो है लॉन्च की गई, जिसके तहत भारत सरकार चाह रही है कि अलग अलग अदारों में, मैन्युफैक्चरिंग अदारों में जो है प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, और इस तरीके से बढ़ाई जाए कि यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर भी जो यहाँ पर डिमांड पूरी हो, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव प्राइस के ऊपर जो है हम कंपटीशन दे सके बाहर, अगर एक्सपोर्ट भी करते हैं हम अपनी प्रोडक्शन का। तो ओके, तो अभी स्कीम में क्या होगा कि जितने कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्शन करता है, उसकी जितनी भी वैल्यू बनती होगी, उसका 5 या 6% जो है ना, उसको एज ए इंसेंटिव जो है प्रोडक्शन हाउस को उसको दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 13 कुछ सेक्टर जो है यहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत जो है डाले गए हैं। तो जिनमें से कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर टेलीकॉम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गए जैसे स्टेथोस्कोप हो गया। ओके, जो बीपी मेजरमेंट मशीन्स होगी, तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस हैं। इसके अलावा जो व्हाइट गुड्स हो गए, तो व्हाइट गुड्स में जैसे फ्रिजेस वगैरह आ गया, वॉशिंग मशीन वगैरह आ गया। इसके अलावा टेक्सटाइल, तो इन सभी के ऊपर 1.97 लाख करोड़ जो है आने वाले 5 सालों में दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार चाह रहा है कि जापान भी इधर आके इन्वेस्टमेंट करे। ओके, तो यहाँ पर जापान भी जो है ना यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर स्पेशल इंसेंटिव्स दे इस स्कीम के तहत आकर। तो भारत यहाँ पर ये चीज चाह रहा है, तो अच्छा खासा रिलेशन है भारत का जापान के साथ। तो यहाँ पर इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटर्स पार्टनरशिप के तहत यहाँ पर जो है ये बात की जा रही है कि इस पार्टनरशिप को और बढ़ाया जाए। और आगे जो न्यूज़ है, तो यहाँ पर बात करें कि जो फ्यूचर है एयर क्वालिटी पैनल का, जो यहाँ पर कमीशन बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, कमीशन टू टैकल एयर पोल्यूशन, तो इसका अभी खास तौर पे जो नेशनल कैपिटल रीजन है हमारा, दिल्ली के आसपास का रीजन है, तो यहाँ पर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए कमीशन बनाया गया था।
और इसके तहत यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था अक्टूबर 28 को, ओके, 2020 को। तो अभी वो खत्म होने वाला है उसका फ्यूचर। तो अभी कह रहे हैं कि सर अभी 5 महीने हो चुके हैं, तो अभी ये शट डाउन हो जाएगा। तो अभी कैसे जो है यहाँ पर पोल्यूशन को टैकल किया जाएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको देखेगी? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो वो इसके अलावा जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो काम करते रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पर जो है इनकी जो जितने भी तरह के यहाँ पर एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग इशू निकल कर आएंगे, उनके ऊपर ये फोकस करते रहेंगे अभी भी। तो ये जो ऑर्डिनेंस था, तो ऑर्डिनेंस की जो यहाँ पर उम्र होती है ना, वो 6 महीने तक होती है ज्यादा से ज्यादा। तो 6 महीने अभी कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद या तो कमीशन के लिए नया ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, या फिर एक नया बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। और आगे जो न्यूज़ वो है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि अभी भी यूएस जो है ना, जो ट्रम्प एरा वाला रूल है, जो यहाँ पर H1B वीजा, इसके ऊपर उसको अभी डिले करके रख रहा है, ओके। तो अभी ये है क्या, इसके रिगार्डिंग थोड़ा देखते हुए, एक तरह का कंट्रोवर्शियल रूल जो था हाल ही में यहाँ पर लाया गया था, जो यहाँ पर ट्रम्प का जब प्रशासन था उसके समय। तो यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर जो खासतौर पर जो भारतीय कंपनीज है, तो उनको कहा गया था कि आप सैलरीज बढ़ाओ, ओके। तो यहाँ पर जो नासकॉम है, ये कि हमारा इंडियन ओरिजिन ये कंपनी है, ओके, नासकॉम। तो इसकी फुल फॉर्म बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर कहा है कि ये रूल जो है ना, ये खराब है, सही नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जो है ना, सही तरीके से यहाँ पर यूएस इकोनॉमी को फायदा होने वाला नहीं है रूल से। तो यहाँ पर 57 कमेंट जो है यूएस के यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को मिले हैं इसी के रिगार्डिंग, H1B वीजा के रिगार्डिंग, कि इसमें थोड़ा जो है इसको सही करिए आप, ओके। तो यहाँ पर 17 जो है यहाँ पर सिर्फ डिले को सपोर्ट करें, बाकी कह रहे हैं कि इसको सही करिए। तो यहाँ पर इससे कंसर्न जो निकल कर आ रहे हैं कि जो स्पॉन्सर हैं उनको अभी फोर्स किया जाता है कि वो पे करें वीजा होल्डर्स को मोर देन द प्रिवेलिंग वेज, जितनी भी यहाँ पर प्रिवेलिंग वेज जो यूएस सिटीजन को मिलती है काम, ओके, तो उससे ज्यादा यहाँ पर जो है वीजा होल्डर्स को दी जाए। और दूसरी यहाँ पर जो बात करें कि जो फाइनल रूल जब आएगा, तो उससे यहाँ पर जिस तरीके की भी यहाँ पर अनसर्टेनिटी सेक्टर में बनी है, तो उसको खत्म कर दिया जा सकता है आने वाले समय में। और डिफिकल्टीज जो है अभी रिक्रूटिंग में आ रही, खासतौर पे हाई स्किल्ड जो स्टाफ है उसके रिगार्डिंग, ओके। तो अभी हाई स्किल्ड जो स्टाफ होता है उसी के रिगार्डिंग या H1B वीजा यहाँ पर ये लगाया जाता है। तो इसके बारे में समझते ये है क्या? तो देखिए, जो H1B वीजा होता है, ये एक तरह का वीजा है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कि काम करता है इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट सेक्शन 101AH के तहत, ओके। जो कि यहाँ पर यूएस एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर जो है ना अलाउ करता है कि वो टेम्पररी जो है ना, टेम्पररी लेवल पर जो है एम्प्लॉय करे फॉरेन वर्कर्स को। तो फॉरेन वर्कर्स में कोई भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, ओके। चाइनीज वर्कर्स भी हो सकते हैं, इंडियन वर्कर्स भी हो सकते हैं, और जापानीज वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस, मतलब जो बड़े बड़े जो यहाँ पर पद है, जो पोस्ट है वहां पर, तो यहाँ पर जितने भी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन होगी, तो उसके लिए जो भी एप्लीकेशन होगी, तो उसके रिगार्डिंग स्पेशल नॉलेज जो है वो उस कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। अच्छी खासी उसी नॉलेज में जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसी दायरे में अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब जाकर वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में जो है उसमें यूएस एम्प्लॉयर जो है किसी यहाँ पर वर्कर को हायर कर सकता है, जो या तो इंडिया से हो सकता है, या चाइना से हो सकता है, या कहीं से भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पर जो ड्यूरेशन मिलेगी इस वीजे की, वो 3 साल की होती है, जो कि 6 साल तक आप एक्सटेंड करवा सकते हो। मतलब 6 साल तक आप मैक्सिमम स्टे कर सकते हो यूएस में। उसके बाद फिर जो है वीजा होल्डर वो दोबारा से रीअप्लाई करेगा, ओके। वो जब रीअप्लाई करेगा, तब उसके वो यूएस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको दोबारा से वीजा देना है या नहीं देना है, ओके। तो अभी जो है ना लॉ को यहाँ पर लिमिट कर दिया गया है, ओके। तो कि जो नंबर ऑफ वीजा होते हैं H1B वीजा के तहत, यहाँ पर जो पिछले साल यहाँ पर इशू किए गए, तो यहाँ पर वो 18 यहाँ पर 1,88,100 के आसपास थे, ओके। तो यहाँ पर नए भी थे, और यहाँ पर जो पहले इनिशियल H1B वीजा थे वो भी थे, जो कि यहाँ के 2019 में इशू किए गए, ओके। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पर मेडिकेल टैक्सेस जो है ना वो भी काटे, जो यहाँ पर फॉरेन वर्कर्स जो आप एम्प्लॉय कर रहे हैं उनकी सैलरी में से, जिनके पास अभी H1B वीजा का स्टेटस है। तो ये H1B वीजा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो है, जो मैंने आपके सामने रखा है। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें कि जो हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पर प्रपोज कर रही है 3 स्टेज बैन लगाने की, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके ऊपर। तो यहाँ पर बात की जा रही है गोइंग ग्रीन, प्लास्टिक बैग्स, कटरली, कैंडी स्टिक्स, स्वीट बॉक्सेस, ईयरबड्स आर ऑन बैन लिस्ट, ओके। तो ये सब चीजों को यहाँ पर आने वाले समय में बैन कर दिया जा सकता है टोटली। तो ये 2019 में अनाउंसमेंट हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक हमने भारत में से इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर जो ना ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो थे 2021 में अभी प्रपोज किए जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में 3 स्टेजेस में जो है इम्प्लीमेंट होंगे, ओके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स है, वो यहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है प्लास्टिक बैग्स के लिए। तो यहाँ पर वो सितंबर 30 तक वो जो है इनको इन्फोर्स कर दिया जाएगा। जो सेकंड स्टेज है वो यहाँ पर 1 जनवरी अगले साल यहाँ पर उसको उस समय यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थर्ड स्टेज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे 1 जुलाई 2022 से। तो जितनी भी यहाँ पर बैंड आइटम्स होंगे उस लिस्ट को यहाँ पर जो है यहाँ पर उसके तहत यहाँ पर जो है बैन लगा दिया जाएगा उन आइटम्स के ऊपर।
और अभी समय है शीशे के सामने जाने का। तो फर्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट, जिसका मतलब है नीच। दूसरा वर्ड है एब्सकॉन्ड, जिसका मतलब है परपलायन करना। तीसरा वर्ड है एब्स्टेमियस, जिसका मतलब है संयमी। तो शीशे के सामने जाइए, प्रैक्टिस करिए और बार बार इनको दोहराइए, ताकि जो ये वर्ड जो है ना, इनका मतलब आपके दिमाग में बैठ जाए। और अभी समय है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट डिस्कस करने का। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रॉड फील्ड लोकेशन। तो ब्राउन फील्ड लोकेशन ये क्या होती है? देखो, ये कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कि अभी डिमोलिश कर दिया गया है, तो वहां पर एक नई इंडस्ट्री जो है वो सेटअप की जाएगी। ओके। तो कहने का मतलब, देखो, जैसे सिनेमाज होते थे पुराने जमाने में, तो पुराना सिनेमा तोड़ दिया गया, उसी ग्राउंड के ऊपर जो है एक नया मल्टीप्लेक्स बना दिया गया। ओके। तो इस तरीके से हम उस लोकेशन को हम बोलेंगे वो ब्राउन फील्ड लोकेशन है। ओके। और अगर हम वर्ड यूज करें ग्रीन फील्ड लोकेशन, तो ग्रीन फील्ड लोकेशन हम जो ये वाला वर्ड तब यूज करेंगे जब नए सिरे से नई जमीन पर कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है। ओके। मतलब कि नई जमीन ली, उसके ऊपर नया सिनेमा खड़ा किया, पहले उस जमीन पर सिनेमा नहीं था, पहले उस जमीन के ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं थी। ओके। तो ऐसे लोकेशन को हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड लोकेशन। ओके। और इसके उलट, जैसे जहां पर पहले ही कोई इंडस्ट्री थी, जहां पर पहले ही कोई सिनेमा था, उसको तोड़कर वहां पर एक नया मल्टीप्लेक्स बनाएगा, या फिर नई इंडस्ट्री दोबारा से उसी जमीन पर बनाएगी, तो उस लोकेशन को हम बोलेंगे ब्राउन फील्ड लोकेशन। तो कैसा लगा लेक्चर? तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दें। ओके। फीडबैक अपना जरूर दें, और इस लेक्चर को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना कर सकते हैं। ओके। ताकि कि हर एक बच्चे तक ना ये लेक्चर पहुंचे, और सबको इसको इस लेक्चर का जो है ना फायदा मिलना जो है शुरू हो जाए। तो यहाँ पर लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।